अक्सर जब कोई अचीव करता है कुछ जीवन में तो हम लोग कहते हैं कि ये इतिहास लिखेंगे। आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो लिटरली एंड सिंबॉलिकली दोनों तरह से इतिहास लिख रहे हैं। We have with us someone who's authored books that have changed the landscape of how history is taught। और हमें भी जब इनकी किताबें पढ़ते हैं, and I will speak for myself personally, when I read his books, I'm like, okay, ये था, ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं था। तो इनका impact has changed the political, the historical discourses in modern day। Ladies and gentlemen, today we have a fellow of the Royal Historical Society of England, Dr. Vikram Sampath। विक्रम, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता how honored I feel today sitting with you here today, because in my opinion, अगर मैं बोलूं ना कि दो चार लोग कौन हैं जिनसे I have learnt a lot, you probably top that list। That's how I place you। थैंक यू करण। इट्स अ कंप्लीट म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी, जैसा मैंने आपको हमेशा kind बोला of you। है, एंड इट्स फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ माय हार्ट। हर दिन आप जिस फराटे से सबको धो डालते हैं न्यूज़ चैनल्स में, और यू एंड आनंद रंगनाथन आई थिंक आर टू वो ज्वलंत चेहरे अपने चैनल्स पे, विच इज नीडेड, फैक्ट बेस्ड, नो नॉनसेंस बैशिंग। आई थिंक इन आवर ओन वेज हम फैक्ट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, जो बहुत ज़रूरी है। बट यू नो विक्रम, मैं आपको बताता हूँ हाउ आई डिस्कवर्ड यू। तो यू नो, ग्रोइंग अप इन द 90s, ग्रोइंग अप एंड स्टडीइंग द हिस्ट्री दैट वी स्टडीड, आपको याद ही होगा, लाइन से हम लोग पढ़ते थे। आपको नहीं याद, आपने भुला दिया, चलिए। तुगलक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, लाइन से हम लोग बिल्कुल रट के बैठे होते थे, डेट्स वगैरह, ठीक, कि इस टाइम पे ये बैटल ऑफ बक्सर में हम लोग ऐसे हारे थे, फिर रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पे ये किया था, बैटल ऑफ प्लासी में ये हुआ था। एंड फ्रॉम देयर जब मैंने आपकी बुक्स पढ़ी एंड आपकी स्पीचेस सुनी एंड पूरा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स पिछले 10 साल में बदला, मुझे लगा हम कहाँ पे थे, कहाँ पे भूले भटके हुए थे। तो टॉक अस अबाउट दिस जर्नी, हाउ यू डिस्कवर्ड ऑल ऑफ दिस। पहली बात तो, व्हेन डिड यू नो कि यू नो हिस्ट्री नीड्स टू बी रीरिटन, देयर आर फैसेट्स व्हिच आर नॉट नोन टू द वर्ल्ड। ये आपको कब लगा पर्सनली? आपको एटलीस्ट याद है कि इतिहास में आपने क्या पढ़ा? कन्फेशन ऑनेस्टली जो हर जगह से बेशर्मी से मैं करता हूँ कि बचपन में जो सबसे नीरस, सबसे यू नो इरिटेटिंग सब्जेक्ट अगर कोई था स्कूल में तो हिस्ट्री ही था। हर हिस्ट्री क्लास में मैं क्लास के बाहर नील डाउन उसी में मिलता था पनिशमेंट। सबसे ज़्यादा पनिशमेंट अगर किसी सब्जेक्ट में मिला है तो हिस्ट्री का, क्योंकि वही बहुत ही यू नो नीरसता से उसको पढ़ाया जाता था। सिर्फ डेट मेमोराइज करना है, किस ईस्वी में कौन आया, उसके बाद कौन आया, कौन सी शताब्दी में कौन सी लड़ाई, जो लगता है हमको कि इट्स नॉट वर्दी और रेलेवेंट टू आवर लाइफ्स टुडे। पर उसी समय लगभग 12-13 साल का लड़का था मैं, और उस समय दूरदर्शन पे एक सीरियल आता था, स्वॉर्ड ऑफ टिप्पू सुल्तान, जो संजय खान, आप शायद बहुत छोटे थे तब तो तब संजय खान द्वारा निर्मित था। वही टिप्पू का रोल भी प्ले कर रहे थे उसमें। तो टिप्पू और हैदर जो थे वो दे वर यूजर्पर्स ऑफ द थ्रोन ऑफ मैसूर। मैसूर का हिंदू राजवंश, वाडियार्स का जो राज परिवार था, वो 600 साल तक उन्होंने राज किया था, फ्रॉम 1399 टिल इंडिपेंडेंस। और बीच में कुछ 40 साल का एक अंतराल आया जहाँ पे हैदर ने पहले गद्दी छीन ली महाराजा से, और फिर उसका बेटा टिप्पू सर्वाधिकारी और सल्तनत, और उसको इस्लामिक सल्तनत करार करता है, सरकार खुदादाद मैसूर को, जो हिंदू मेजॉरिटी एक किंगडम था। तो उस सीरियल में आपको, शायद आपके व्यूअर्स को भी याद होगा कि टिप्पू और हैदर का महिमा मंडन करने के लिए जो वाडियार परिवार था उसको बहुत ही बुरी तरीके से दिखाया गया। महाराजा एक यू नो ही वाज लाइक एन ओबीस मैन, बफून जैसा, जो नर्तकी के साथ नाच रहा है खुद, वेरी इमैस्कुलेटेड पर्सन, और महारानी वो वैम्प की तरह हमेशा षड्यंत्र कर रही हैं, वो सब चीज़। तो इसको लेके कर्नाटक के कई जगह पे बहुत सारा बवाल मचा था, क्योंकि आज भी इतने दशकों बाद, स्वतंत्रता के बाद भी, जो वाडियार परिवार है उसके प्रति कर्नाटका के लोगों के मन में बहुत आदर और विश्वास अभी भी है। अभी जो एमपी भी हैं मैसूर और कोडगु से, वो यदुवीर वाडियार ही हैं, बीजेपी के एमपी हैं। तो नम्म महाराजरू, हमारे महाराज, तो ऐसे ही लोग कन्नड़ा में उनको बुलाते हैं। तो कहीं दैट एप्पल कार्ट आई थिंक वाज अपसेट, जिस तरह का पोर्ट्रेयल था। और उसी समय मैसूर में जब ये शूटिंग हो रहा था
तो स्टूडियो में भी आग लग गई थी, प्रीमियर स्टूडियो में। और संजय खान का चेहरा जल गया था, उनको प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करवाना पड़ा था। अच्छा, आई डिड नॉट नो दिस। हाँ, और कन्नड़ा मीडिया तो है ही कुछ ना कुछ लिखने वाले, तो ये वाडियार का श्राप है, उनको ऐसे दिखाया इसीलिए आपको ये हो गया, ये सारी चीजें आ रही थी। तो एक 12-13 साल का लड़का जो हमेशा हिस्ट्री क्लास में नील डाउन करता था, पता नहीं क्या हुआ उस समय कि मुझे लगा ये सत्य जानना है इसके पीछे। और ये इट्स जस्ट सेरेंडिपिटी, जो डेस्टिनी का खेल रहता है, हमें पता नहीं रहता कैसे क्या होता है, क्योंकि मेरे परिवार का मैसूर से कोई लेना देना नहीं था। माय फादर इज अ तमिलियन, माय मदर वाज अ महाराष्ट्रियन, और हम बैंगलोर में वी आर सेटल्ड। तो इट बिकेम अ सेल्फ इनिशिएटेड एंड सेल्फ मोटिवेटेड, और सबसे इम्पोर्टेंट सेल्फ फंडेड, एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली विच वाज जस्ट ट्राइंग टू make their living, for them to get on this project। ये सिर्फ मेरा एक प्रोजेक्ट नहीं था, मेरे पूरे परिवार का। बेचारे मेरे माता पिता, मेरी नानी, सब हर वेकेशन में मैसूर जाओ, वहाँ के राज परिवार के लोगों से मिलो, आर्काइविस्ट से मिलो, अभिलेखागार हो या पुस्तकालय हो, वहाँ इंफॉर्मेशन गैदर करना, नॉट विद द इंटेंशन कि ये मुझे इतिहासकार बनना है या मुझे किताब लिखनी है, जस्ट द जॉय ऑफ क्यूरियोसिटी, स्वांत सुखाय, तो अपने सुख के लिए उसका स्टार्टेड दिस जर्नी। और आई यूज्ड टू पुट इट इन अ लॉग बुक हर चीज़, और धीरे धीरे सिर्फ वो एक महाराजा और महारानी से लेके पूरे परिवार के प्रति मेरी रुचि बढ़ी। और ये पागलपन या जुनून आप कह लीजिए, ये 10 साल तक रहा। इवन एज आई वाज डूइंग माय बोर्ड एग्जाम्स और इंजीनियरिंग के एग्जाम, सब चीज़ मैसूर बग जो विच बिटन मी। तो 10 साल के शोध के बाद मुझे पता लगा कि इनके बारे में, वाडियार परिवार के बारे में, एक भी किताब मॉडर्न टाइम्स में नहीं लिखी गई है इस पूरे 600 साल के कालखंड को पोर्ट्रे करने के लिए। तो ये भी एक अभिशाप है हमारा इतिहास का कि दिल्ली केंद्रित, आपने बोला तुगलक, लोधी, खिलजी वगैरह, इनके बारे में हम कंठस्थ, हमारे बच्चों को सब पता होता है। हाँ। पर दक्षिण भारत जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ के राज परिवार और मैसूर के राजवंश का नाम भी शायद किसी को पता नहीं होगा। पूर्वोत्तर का भी वही हाल है, हमें पूर्वोत्तर के रजवाड़ों या लोगों के बारे में ऑलमोस्ट कुछ पता ही नहीं है। तो उसी समय 10 साल के संशोधन के बाद आई थॉट कि इन पे कोई किताब नहीं लिखी गई है, तो इसीलिए 2008 पहली बार मेरी पहली किताब आपकी, स्प्लेंडर्स ऑफ रॉयल मैसूर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वाडियार्स। मैंने सोचा इट्स अ वन बुक वंडर। इसके बाद मैं एक बहुत ही बोरिंग कॉर्पोरेट जॉब में तब काम कर रहा था, तो मैंने सोचा आई विल बी देयर, आई विल डाई वन डे, किसी अमेरिकन कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते करते एज अ बैंकर। तो बट आई थैंकफुली डेस्टिनी हैड अदर प्लान्स। तो ऑफ कोर्स इट हैड बिग प्लान्स फॉर यू, इट हैड सम सीरियसली बिग प्लान्स। एंड आई रिमेंबर आपको उसी किताब के बाद ही आई थिंक यू वन द साहित्य अकेडमी उसी के आसपास, उसके 2008 2011 12 जी है ना। उसके बाद मैंने एक गौहर जान नाम की एक जो भारत की सबसे पहली महिला और सबसे पहली कलाकार थी जिन्होंने ग्रामोफोन पे अपना वॉइस रिकॉर्ड किया था 1902 में, उनकी जीवनी लिखी थी। तो बिकॉज आई आल्सो हैव अ म्यूजिकल बैकग्राउंड, आई एम अ ट्रेन्ड कर्नाटिक वोकलिस्ट। तो सो व्हेन यू से द मैसूर बग ना, इट डिड नॉट स्टॉप, मतलब वहां से लेके और अब जो आपकी लेटेस्ट बुक आई है, फुल सर्कल गया है इन अ मैटर ऑफ व्हाट 15 इयर्स, पहली बुक से लेके अभी तक। 2008 के आसपास, 17 साल में। उस समय भी मुझे एक्चुअली करण, उसके तुरंत बाद मैं चाहता था कि टीपू सुल्तान पे और ज़्यादा मैं शोध करूं, क्योंकि वो ऑलरेडी दैट मैसूर वाला किताब जो था 800 पन्ने का कुछ था, तो उसमें सिर्फ एक सेक्शन था ये 40 साल का अंतराल। पर उन 40 सालों में भारत की डेस्टिनी, भारत का नक्शा बदल गया, क्योंकि 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स, मैसूर अंडर हैदर एंड टीपू वर स्टिल अमंग द लास्ट बैस्टियंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो उसमें मैं ज़्यादा आई वांटेड टू डीप डाइव एंड जूम इनटू दैट ईरा। पर वहाँ लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपेंड बहुत जल्दी। बैंगलोर में ही उस समय में काफ़ी लेक्चर्स वगैरह देता था। आई वाज जस्ट 26-27 साल का लड़का था। आई डिडंट नो कि हिस्टोरियोग्राफी इज अ लैंड माइन विद सो मेनी शार्क्स। एग्जैक्टली। तो ऐसे ही बैंगलोर में इंटररेग्नम पीरियड जो बोलते हैं इसको, हैदर और टीपू का समय, तो उसके बारे में एक लेक्चर में मैं टीपू का खुद के जो पत्र थे उसको पढ़ रहा था, जिसमें वो खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं अपने कमांडर्स को कि आप मलबार जाओ, इतने काफिरों को मारो, और 4 लाख काफिरों को
धर्मांतरित मैंने किया है, ये खुद बोला है, खुद बोला है। और मेरा जो स्वॉर्ड है वो काफिरों के खून से रंगना चाहिए, ये मेरा मैनिफेस्टो है। काफिरों के धर्म का निर्मूलन ही मेरे सरकार खुदादाद की मंशा है। तो ये सारी चीजें उनके खुद के वचन मैं बोल रहा था, अपने तरफ से कुछ नहीं। तो उसी समय कुछ लोग जो श्रोतागण वहाँ बैठे थे, अचानक से कुछ हल्ला गुल्ला मचने लगा, पेपर रॉकेट्स फेंके गए स्टेज पे, और ऑर्गेनाइजर्स घबरा गए, जल्दी में वो निपटा लिया लेक्चर। मुझे तो ग्रीन रूम ले गए, पर मेरे पुअर फादर वो पहले रो में बैठे थे, उनको डर था कि क्या हो रहा है ये, क्योंकि वी कम फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल बैकग्राउंड विथ नो दिस थिंग पॉलिटिकल एक्सपीरियंस और लीनिंग्स, ना तब ना अब। तो कोई आके उनके हाथ में एक चिट्ठी भी थमा गया, कोई टिप्पू फैन क्लब या ऐसा कुछ व्यक्ति, कि आपका एक ही लड़का है, अगर आप चाहते हैं कि वो जिंदा रहे तो उनको बोलिए कि सोच समझ के बात करे और लिखे। नेचुरली घर में काफ़ी बवाल मचा उसके बारे में, और मेरी बदकिस्मती थी कि उसके बिल्कुल 2-3 हफ्ते बाद मैंने वहाँ एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में एक सीरीज़ चल रहा था दीवान्स ऑफ मैसूर के बारे में। तो पहला जो आर्टिकल था वो दीवान पूर्णैया पे था, जो टीपू और हैदर दोनों के दीवान थे। तो उनके लाइफ में काफ़ी चीज़ें हुई, वो खुद एक हिंदू दीवान थे, और वो एक एग्जाम्पल की तरह दिखाया जाता है कि अरे उनके दीवान खुद हिंदू थे। पर कुछ डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस हैं कि भरी सभा में टीपू खुद उनको बोलते हैं कि तुम इतने होशियार हो, तुम धर्मांतरित करके मुसलमान क्यों नहीं बन जाते। तो पूर्णिया हाँ जी हुजूर करके जल्दी निकल जाते हैं। तो उनकी माँ जो है, टीपू सुल्तान की माँ जो पर्दे में पीछे बैठी है, वो बाहर आके इसको डांटती है कि तुम्हारे पिताजी ने ऐसा कभी नहीं किया, अगर तुम ऐसे काम करोगे तो हिंदुओं का विश्वास पूरी तरह से तुम खो दोगे। और पूर्णिया की खुद की भांजी जो थी वो टीपू सुल्तान के हरम में पाई गई, तो उसके साथ बदसलूकी की गई उनके जो सोल्जर्स थे। तो जब पूर्णिया जाके कंप्लेंट करता है तो उसके लिए भी अरे जो हो गया हुआ तो हुआ, तो उसका अर्लियर वर्जन। तो आप सोच सकते हैं एक दीवान जो अपने खुद के परिवार के लोगों की रक्षा नहीं कर पाता, उसके मन में उस सुल्तान के प्रति कितना क्रोध होगा। और नेचुरली जब ब्रिटिश आए तो वो दल बदल लिया उसने। तो इसके बारे में कुछ लिखा था, तो वो देख के इतना बवाल फिर से मचा वो न्यूज़पेपर के ऑफिस के सामने। कुछ लोग ये माइनॉरिटी ग्रुप्स और दलित ग्रुप्स, पता नहीं उन सब का एक गठजोड़ जो रहता है कि आप कहिए इनको कि माफ़ी मांगे। तो एडिटर ने फ़ोन करके बोला कि ये लोग यहाँ एकत्रित हो गए हैं MG रोड में और वो आपका माफ़ी चाहते हैं। मैंने कहा ओवर माय डेड बॉडी, मैंने जो भी लिखा है इसके प्रूफ हैं, दस्तावेज हैं। तो और एडिटर एक्चुअली उनको डबल स्पेस देने को राजी थे कि इनको जितना काउंटर करो इनको विद फैक्ट्स। हाँ, काउंटर विद फैक्ट्स। पर फैक्ट्स वगैरह में विश्वास तो कोई रखता नहीं। तो हताशा में उन्होंने वहाँ मेरी एक एफिजी भी जला दी जी, और काफ़ी शोरगुल करके निकल गए। तो ये सारी चीज़ जब घर में पहुँची तो मेरी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी ऑलमोस्ट 20 साल तक, तो वो बहुत घबरा गई। और उन्होंने मुझसे एक वचन भी ले लिया कि तुम आइंदा फ्यूचर में यू आर नेवर गोइंग टू टॉक और राइट अबाउट टीपू सुल्तान। तो माँ की आज्ञा कौन टाल सकता है, बट ऑफ कोर्स वी लॉस्ट हर अबाउट 7 years ago। तो उसके बाद मैंने सोचा कि जिनको मैंने वचन दिया है वो खुद नहीं है, तो वचन भी इनवैलिड हो गया है, तो उन पे पूरा किताब ही लिख डालते हैं। तो इसलिए 15-16 साल का जो सप्रेस्ड इमोशंस था सब दिल की बहुत ही शानदार। एंड हमारे लिए मैं आपको बताऊं, देयर सो मेनी एपिसोड्स व्हाई दिवाली इज नॉट सेलिब्रेटेड down there for a certain community. I think Mandiyam Iyengars, बिल्कुल है ना। I was stunned to read this, and मुझे एक तो ये वाला एपिसोड जरा थोड़ा सा बताइएगा for our viewers, and secondly why do you think this happened? ये जो पूरी चीज थी टीपू ऑब्सेशन लोगों में कि टीपू को हमने एज हीरो दिखाना है, whether it is संजय खान, whether it is that fan club which is ready to burn your effigies, this craziness। जब एक बंदा खुद कह रहा है, ये मैडनेस शुरू कहां से हुई? और हमारे इतिहास में भी व्हाई आर वी गिवन दिस वर्जन ऑफ हिस्ट्री? भाई हमारे को क्यों गलत चीजें पढ़ाई गई है? जरा लोग अक्सर बात करते हैं कि अरे ये व्यू पॉइंट्स अलग है, यहां तो अलग व्यू पॉइंट्स भी नहीं हो सकते ना, दिस इज फैक्चुअल। बिल्कुल। तो ये क्यों हो रहा है आपके हिसाब से?
बहुत लंबा जवाब है। जी जी जी, मैं ऑल इयर्स, वी आर ऑल इयर्स, बताइए प्लीज। पहले तो इन टीपू सुल्तान के जो दुष्कर्म है वो, जैसा मैंने कहा, वो खुद लिखते हैं अपने, वो इतने पढ़े लिखे आदमी थे और फारसी में लिखते थे। हर चीज, उनके जो ड्रीम्स थे, हर रात को जो स्वप्न देखते थे उसका भी बखान वो करते थे। स्वप्न भी इतने वायलेंट थे कि काफिरों को कैसे मारा जाए, धर्मांतरण कैसे किया जाए, और उसका इंटरप्रिटेशन वो खुद करते थे कि अल्लाह ने मुझे नींद में आके बताया है कि ये सब करना है। तो मंडेम अयंगार्स का जो आपने बात किया, वो भी ऑलमोस्ट 700 पुरुष, महिलाएं और बच्चे, उनको छल से उनको बुलाया गया एक मंदिर में, लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर, जो श्रीरंगपटना में आज भी है, जो मेन रंगनाथ स्वामी उसके बिल्कुल करीब है। तो वहाँ पे दिवाली के दिन छलावे से बुला के उनको एक भोजन के लिए बुलाया गया, और जब वो खा रहे थे तब मंदिर के दरवाजे सारे बंद करके एक ही दरवाजे से हाथियों के तले वो सारे लोग रौंदे गए। और ये ऑलमोस्ट जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने जो किया, इट इज रेमिनिसेंट ऑफ दैट। और इसको क्यों किया इसने? क्योंकि जो डिपोज्ड वाडियार परिवार था, उसकी महारानी जो थी लक्ष्मी अम्मणी, तो उनको तो टीपू ने बंदी गृह में डाल दिया था, पर उनके बिहाफ पे 2 अयंगार जो लोग थे, तिरुमल राव और नारायण राव, इनको मैसूर प्रधान्स भी कहते हैं, तो वो उनके मैसेजेस बहुत ही छल कपट से वहाँ से लेके मद्रास तक ब्रिटिश गवर्नर के साथ संधि वार्ता के लिए वो लेके जाते थे। तो हैदर और टीपू दोनों, ये 2 भाइयों के पीछे पड़े थे, किसी तरह उनको पकड़ो, 1-2 बार पकड़ भी लिया, फिर भी उन्होंने एस्केप किसी तरह कर लिए। तो उनको क्योंकि नहीं पकड़ पाए, उनके पूरे समुदाय को उसकी भरपाई करनी पड़ी। जो बच्चे थे, महिलाएं थी, उनको ये षड्यंत्र में कोई उनका रोल नहीं था। अब कई लोग कहते हैं कि जो सत्ता राजा के खिलाफ थे, गद्दार थे, उनके प्रति बर्बरता नॉर्मल थी। मैं वो बात समझता हूँ, वो अलग एक जमाना था। राजा के खिलाफ षड्यंत्र कोई करे तो उसको बहुत ही क्रूरता से राजा मार देता था। पर यहाँ जो षड्यंत्र कर रहे थे उसके खिलाफ, उनको पकड़ नहीं पाए, इसीलिए उस पूरे अयंगार समुदाय को सबक सिखाना है, तो उनको इसलिए मारा। और वो भी एक ऐसे दिन पे जो उनके लिए श्रेष्ठ है, जो उनके धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए जैसे आपने कहा 200-250 साल बाद भी उस समुदाय, भारद्वाज गोत्र के जो लोग हैं, आज भी दिवाली वहाँ उस दिन नहीं मनाते जब हम सब मनाते। तो ये कोई पुराना एक कहानी जो आज के परिप्रेक्ष्य में इसका कोई महत्व नहीं है, ऐसा नहीं है। वो एक लिविंग मेमोरी है, ट्रॉमा है, जो एक पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी थ्रू ओरल हिस्ट्री वो आई हुई है। ऐसे ही जो मैंगलोर के क्रिश्चियंस थे, तो काफिर में हिंदू और क्रिश्चियंस दोनों आते थे टीपू के लिए, क्योंकि क्रिश्चियंस भी उस फेथ से नहीं थे। तो मैंगलोर के क्रिश्चियंस का भी वही हाल था कि वहाँ के जो पादरी थे, जो पोर्चुगीज थे, वो ब्रिटिश के साथ, जो क्योंकि सेम रिलीजन था, तो सेकेंड मैसूर वॉर में उनके साथ कुछ गठजोड़ की आशंकाएं थी। जब पता चला वो पादरियों को कि टीपू सुल्तान अटैक कर रहा है, तो वो सब लोग तो पलायन कर गए, अपने शिप में बैठ के गोवा चले गए। पर जो कॉमन क्रिश्चियंस थे कैनरा के, बेचारे जो फार्मर्स थे या लेबरर्स थे, जो कन्वर्ट्स थे, उनको इसकी भरपाई देनी पड़ी। ऑलमोस्ट 60,000-70,000 से ज़्यादा लोग मैंगलोर से श्रीरंगपटना 300 किलोमीटर की जो दूरी है, कई लोग हाथियों के पैरों से बंधे हुए वहाँ से खींचे जा रहे हैं। उनके सारे जो लिम्स हैं, दे आर गेटिंग डिसमेंबर्ड। वहाँ मैंगलोर के पास एक नेत्तरू केरे करके एक जगह है। नेत्तरू जो तुलु भाषा में है, उसका मीनिंग है लहू। तो पूरा एक तालाब लहूलुहान हो जाता है। इतने सारे बर्बरता, जो गर्भवती स्त्रियां हैं, वो उनको भी चलाया जा रहा है रास्ते में, वो डिलीवरिंग। When you read this, Vikram, when you got to know this, जब पहली बार आपने ये सब डिस्कवर किया, what did you feel? Your blood boils. Your blood boils. I mean, आपको बड़ा अजीब सा लगा होगा कि ये मुझे पता है, लोगों को नहीं पता है। अब तो फिर भी लोगों को कुछ कुछ पता लग गया। अभी भी आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू डिस्कवर दिस, बट उस समय ये नहीं लगा ये क्या चल रहा है, ये क्यों छुपाया गया मुझसे आज तक? नहीं करण, ये ओरल मेमोरीज में और लोक इतिहास में पीपल नो अबाउट इट। इसीलिए जब ये टीपू जयंती मनाने की, जो टीपू जयंती मनाई और आज तक आर्ग्यू कर रहे हैं, पीपल लाइक ओवैसी सेड कि भाई हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी टीपू बनाया हुआ है। कैसे ये चीज वहां तक पहुंची? तो जब वो हुआ तब भी मैंगलोर के क्रिश्चियंस, जिनको संघ परिवार और शायद बीजेपी से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं, वो भी
सड़क पे उतरे कि ऐसे एक आदमी जिन्होंने हमारे पूर्वजों के साथ इतनी बर्बरता की, ऑलमोस्ट 27 जो चर्चेस थे मैंगलोर में वो सारे इसने तोड़ दिए थे, इंक्लूडिंग द मिलाग्रेस चर्च जो बहुत फेमस है, बाद में वो बनाया गया। तो वहाँ के कम्युनिटीज़ में, कोडावाज हों, कूर्ग में जो नरसंहार उसने किया, आज भी मैं कुछ ही हफ्ते पहले कूर्ग जाके आया, वहाँ आज भी जो गुस्सा है लोगों के मन में, इट वॉज कैथारेटिक, मेनी पीपल केम एंड जस्ट सम इवन वेप्ट कि 12 दिसंबर 1785 को एक देवाटी परम नाम के एक मेडोज जैसा हिलॉक था, वहाँ संधि वार्ता के लिए बुलाया गया सबको, बहुत सारे कोडवा जो सोल्जर्स थे, और उनको बोला गया कि निहत्थे आओ क्योंकि संधि हो रही है। उन्होंने इस पे भरोसा करके आए, और जैसे ही वो आए सबको लिटरली स्टैब्ड इन द बैक। तो आज भी वो कोडवा समाज जो है, इट्स अ स्मॉल कम्युनिटी दैट कोडवा ऑफ द कुर्गीज, तो वो लोग उसको मार्टियर्स डे, शहीद दिवस से ही दे ऑब्जर्व 12th of December एवरी ईयर। सिमिलरली केरला में जो नायर्स हैं, जो थिया कम्युनिटी के लोग हैं, जो जहाँ जहाँ इसने आक्रमण किया, दोज पीपल डिडंट टेक इट लाइंग डाउन, दे ऑल द टाइम माइसोरियन इंपीरियलिज्म और इन्वेजन के खिलाफ बगावत करते ही रहे। पर वही सिर्फ जो बगावत किया उन तक ही सीमित नहीं था, इट हैड ऑल्सो अ रिलीजियस कॉनोटेशन। जैसे मैंने दिवाली का जिक्र किया, मैंगलोर क्रिश्चियंस को भी ऐश वेडनेसडे, जो क्रिश्चियंस के लिए एक सेक्रेड, ईस्टर से पहले जो आता है, उस दिन उनको पकड़ के वहाँ से ले जाया गया। तो इसमें सिर्फ राजनीतिक कारण नहीं है, एक सांस्कृतिक, एक धर्म रिलेटेड, कि आपके सबसे पवित्र दिन पे आपको आप पे अत्याचार किया जाएगा ताकि आप पीढ़ी दर पीढ़ी उसको याद करते रहें। तो इट्स अ वेरी डीप malaise. And why don't people still accept it? Some people are still in denial. या तो ईगो है, is it ego कि हम 40 साल से सोचते आ रहे हैं एक चीज, अब अगर बदल देंगे then it will be a कि भाई हम 40 साल से मूर्ख थे या हम हमेशा से गलत सोचते आ रहे थे। आपको वो लगता है? बिकॉज इवन अमंगस्ट हिंदूज सो मेनी पीपल, मैं आपकी ही चीजें कई बार कोट भी करता हूं, उनको दिखाता भी हूं कि साक्ष्य के साथ है, वो मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। ये क्या डीप रूटेड, ये या उनका कुछ चीज विल फॉल अपार्ट उससे, क्या आप सोचते हैं इसको? आप उसको still in denial. आप उसको जगा सकते हैं जो सोया हुआ है, जो सोने की का नाटक कर रहा है, उसको आप कुछ भी करो कुंभकर्ण की तरह, सब नगाड़े वगाड़े बजाने के बाद भी नहीं जागेगा। वही हालत है। आपने जो बात कही ना, आपने एक टीपू सुल्तान की करी बात, मैं जरा और लोगों को भी इसमें कवर करूंगा। अकबर के बारे में जो जो फिल्में बनी हमारी, जो सलीम अनारकली को दिखाया गया, और जोधा अकबर बनी जिसमें दिखाया गया कि मुगलों ने जो बिल्कुल सिविलाइज कर दिया हम लोग को, जैसे हम लोग तो पता नहीं क्या थे अगर मुगल ना आए होते, पहले मुगल ने सिविलाइज किया, फिर हमें ब्रिटिश ने सिविलाइज किया। They became us. हाँ, he became us, of course, है ना। तो ये जो पूरी चीज आई, इस पे भी there are so many myths, so many misconceptions, and इतनी फिल्में, इतना मेन स्ट्रीम कैसे होता गया ये पूरी चीज? ये मुझे लगता है, आई मीन दीज आर मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस कि क्यों ऐसा हुआ, सबको सब पता ही है कि क्या असलियत क्या है। आई थिंक पर्टिकुलरली स्वतंत्रता के बाद, आई थिंक क्योंकि हमारा देश 1947 में एक बहुत ही ब्लडी पार्टीशन के बाद बना, जो धर्म ही नहीं, इस्लाम के आधार पे जो विभाजन हुआ इस सब कॉन्टिनेंट का, क्योंकि धर्म का नाम अगर हम बोलें तो ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था, पर इस्लामिक 2 राष्ट्र अभी जो हैं, और बीच में भारत। तो उसके तुरंत बाद इन सारी चीज़ों के बारे में बात करना शायद अच्छा नहीं है, वो भी एक गलत धारणा। उसमें निहित जो अजम्पशन ये है कि आप इन सारे क्रूरी जो रूलर्स हैं उनको आज भारत के मुसलमानों से आप ही उनको जोड़ रहे हैं कि उनके बारे में सच्चाई बताने से आपको बुरा लगेगा। क्यों भाई, क्यों आज के मुसलमानों को क्यों बुरा लगना चाहिए? उनका बाबर से, औरंगजेब से, तिमूर से, टिप्पू से, गजनी, घोरी, इनसे क्या लेना देना? उनका दायित्व ही नहीं बनता, उन पे जिम्मेदारी नहीं आती ये जो बर्बरताएं इन्होंने की। बट द रिवर्स भी अगर हमें समझना पड़ेगा कि आज के समुदाय, खासकर आज के मुसलमान, उनको हीरो वर्शिप करने के लिए ये लोग नहीं चाहिए, और हीरो वर्शिप के लिए उसको लेपापोती करो, उसको वाइट वॉश कर दो। जो दुष्कृत्य उन्होंने किए, जो खुद उन्होंने अपने दस्तावेजों में, अपने वाणी में
बहुत गाजे बाजे के साथ गर्व से कहा है कि हमने ये किया वो किया। एक द वेरी फेमस स्टोरी जो सोमनाथ मंदिर के बारे में भी हम सुनते आ रहे हैं कि मोहम्मद गजनी ने धर्म के नाम पे थियोलॉजिकल रीजंस नहीं था, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, हाँ एग्जैक्टली, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है, ही वाज एन आर्ट लवर गजनी एंड ही वाज जस्ट अ ब्रेव वॉरियर। और धन के लिए वो आया, तो उनके समकालीन अब प्राइमरी सोर्सेस क्या हैं जो उनके आइदर कंटेम्प्रेरी या थोड़े समय बाद जो अब मे बी फ्यू इयर्स लेटर, तो उनके बहुत सारे समकालीन क्रॉनिकलर्स थे और अरब्स वगैरह तो अपना इतिहास बहुत एसिडियसली वो नोट डाउन करते थे। हम तो हिंदूज वर बैड एट हिस्ट्री राइटिंग एज इवन अल-बरूनी हैड सेड, पर अल-बरूनी का ही हो, फरिश्ता हो, मिनहाज सिराज, ये सारे जो कंटेम्प्रेरीज और लिटिल आफ्टर गजनी, तो वो एक इसका बहुत ही विस्तृत वर्णन करते हैं कि पहले वो जहाँ पे था गजनी में, उसका भी आप देखिए कि वो बोलते हैं कि ही डिड नॉट कम थिंकिंग इट इज सोमनाथ। वहाँ पे मदीना में एक सुमनाट करके जो प्री मोहम्मद प्रोफेट मोहम्मद के पहले जो पेगन रिलीजन था, उसमें कोई सुमनाट नाम का कोई आइडल एक डेटी था, तो उसको लगा कि ये उसकी पूजा कर रहे हैं, तो उसीलिए वो आया। अब मथुरा में कृष्णा को वहाँ क्या बुलाते थे वो कोई नहीं पूछता, या जो बाकी जो मंदिर उसने तोड़े, हर एक का एक काउंटर पार्ट, तो ये बिल्कुल गलत है। वो फरिश्ता खुद लिखता है कि सोमनाथ नाम का एक है, वो मुक्ति देता है, ऐसा लोग मानते हैं, तो इसको ध्वस्त करने के लिए वो आ रहा है। और जैसे वो गुजरात की तरफ आता है, वहाँ चालुक्य सोलंकी राज परिवार के लोग हैं, राज परिवार है, और भीमदेवा तब का राजा, वो पहले तो पलायन कर लेता है, तो बहुत ही आसानी से अनिहलापटन जो उनका राजधानी था, वहाँ से वो सोमनाथ जाता है। पहले तो वो अचंभित रह जाता है वहाँ देखने कि 50,000 सामान्य हिंदू और स्पेशली ऑफ एवरी कास्ट, तो जो जुलाहा हो या किसान हो, अपना वेरी रूडिमेंट्री प्लाव और सिकल लेके वहाँ अपनी मंदिर की प्रतिरक्षा करने के लिए खड़ा है, और इसको 3 दिन लग जाते हैं इन सबको मार के फिर गर्भगृह में जाने के लिए। और जैसे ही वो गर्भगृह में जा रहा है, पुजारी सब लोग आ जाते हैं और बोलते हैं तू तो लुटेरा है, तुमको धन चाहिए, तो जितना धन तुम्हें ले जाना है हम देंगे, हमारे भगवान को तुम छोड़ दो। तो तब वो हंसते हुए बोलता है कि अगर मैं ऐसा करूं तो मेरा नाम जो है लेगेसी एज अ बुतों का व्यापारी, अ ट्रेडर ऑफ आइडल्स हो जाएगा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं बुत शिकन या डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल्स, ऐसा मेरी उपाधि होनी चाहिए। तो आपका धन नहीं चाहिए करके वो शिवलिंग को तोड़, फरोश नहीं, बुद्ध शिकन। हाँ, याद, ये मैंने पढ़ा था आपका। बिल्कुल। तो उसके खुद के या उसके समकालीन, आई थिंक उदुपी ने लिखा था, उनके कोई हिस्टोरियन थे, उदुपी है ना, उदुपी, फरिश्ता, तो उन्हीं के खुद के हिस्टोरियन ने बात लिखी हुई। जैसे टिप्पू का हमने खुद के पत्र। नाउ व्हाई डिड नेहरू डिलीट दिस सेक्शन? तो मुझे लगता है स्पेशली जैसा मैंने कहा कि आजादी के बाद जो लगा कि इन सारे अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स के बारे में अगर हम बात करें तो सामाजिक समरसता किसी तरह खराब हो जाएगा, और भारत के मुसलमानों को एक आइकन अगर चाहिए तो इन सब लोगों के जो काले करतूत हैं इनको फ्लाई ऑन द वॉल व्यू लेते हैं। हाँ। आपके हिसाब से जब आज़ादी मिली, ठीक, तो महात्मा गांधी हैं, नेहरू हैं, गांधी हैं, महात्मा गांधी नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी, चलिए गांधी हैं, नेहरू हैं, उधर वल्लभ भाई पटेल भी हैं, ठीक। अब What were they deciding? उनके दिमाग में क्या चल रहा था उस समय? नेहरू की चल रही थी सबसे ज्यादा, पटेल जी की नहीं चल रही थी। पटेल जी कितने खुश थे कि हिस्ट्री ऐसी लिखी जाए, और लोगों का कहना था, मतलब what was happening at that time? अगर मैं हिस्ट्री के एंगल से बात करूं कि भाई अब आजादी पा ली, अब लोगों को हम क्या इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करेंगे? मौलाना आजाद वाज द एजुकेशन मिनिस्टर, तो व्हाट डू यू थिंक वाज हैपनिंग एट दैट टाइम? तो वही, आई थिंक पटेल वाज नेवर अ पार्ट ऑफ दैट इनर सर्कल फॉर अ लॉन्ग टाइम। इनफैक्ट गांधी जी की हत्या जब होती है, उनका लास्ट विजिटर सरदार पटेल और मणिबेन ही जाते हैं उनसे मिलने बिरला हाउस, और तब वो बोलते हैं कि आई एम डन, मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता। ये सरदार पटेल। और 12 जनवरी या 13 जनवरी से वो ऑफिस जाना भी बंद कर दिए थे, गृह मंत्रालय। तो इनफैक्ट कुछ मैंने अपने सावरकर किताब में लिखा था कि हिंदू महासभा जो सेंट्रल प्रोविंसेस थे, उनके साथ उनकी कुछ वार्ताएं भी चल रही थी, शायद वो शिफ्ट करना चाहते थे, पता नहीं। तो सरदार पटेल। हाँ। तो गांधी जी उनको बहुत समझाते हैं कि आप और जवाहर जो हैं मेरे 2 आंखों जैसे हैं, आप दोनों अलग मत हो, कल
मैं दोनों को बिठा के संधि करा दूंगा आप दोनों की, वो कल आता ही नहीं है क्योंकि आधे घंटे बाद उनकी हत्या हो जाती है। तो आई थिंक सरदार पटेल वाज नेवर अ पार्ट, आप वो तो लोक विदित है कि किस तरह ही वाज सप्रेस्ड एंड हाउ गांधी जी इज रिट रैन। इस पे ग्लॉस ओवर करते हैं लोग, कई बार दिखाते हैं कि सरदार पटेल थे खड़े हुए नेहरू के साथ, ऑल सेड एंड डन, वो हर बार बोलते थे जवाहर मैं तुम्हारे साथ खड़ा। अभी जो एक आई भी है ओटीटी पे, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट, मैं आई एम फॉरगेटिंग, इट्स बेस्ड ऑन अ फेमस बुक, उसमें दिखाया है कि फ्रीडम एट मिडनाइट प्रिसाइसली, उसमें दिखाया है दैट सरदार पटेल के डिफरेंसेस होंगे बट वेरी डिसिप्लिन्ड एंड हैड ग्रेट रिगार्ड फॉर नेहरू, और बड़े क्लियर थे वो कि भाई जवाहर के साथ ही हूं मैं खड़ा हुआ। तो ये सच है या कितना अलग है इससे? खुद मणिबेन के जो लेटर्स हैं उसमें लिखा गया है कि द लास्ट मीटिंग वाज दिस, कि अगर वो प्रोटेस्ट में अपना ऑफिस ही अटेंड नहीं कर रहे हैं तो हाउ कुड ही बी स्टैंडिंग विथ हिम। उसके बाद इसीलिए आप देखें तो बार बार उन पे भी तंज कसे जाते थे कि आप गृह मंत्री होने के बावजूद आपने गांधी जी को जो सिक्योरिटी देना था वो नहीं दिया, क्योंकि 30 जनवरी को उनकी हत्या होती है, 20 जनवरी पे फर्स्ट अटैक होता है जहां यहाँ बिरला हाउस में। 10 दिन का समय था केंद्र सरकार को और बॉम्बे सरकार को, महाराष्ट्र से पहले जो बॉम्बे गवर्नमेंट था उनको पूरा पता था कि गांधी इज अ सिटिंग डक, उन पे अटैक होगा। और कुछ लोग पकड़े, मदन लाल पाहवा नाम का एक आदमी जिन्होंने बॉम्ब फेंका गांधी पे, वो पकड़ा भी गया। उसने अपना टेस्टिमनी भी दिया। नगरवाला कमीशन, एक नगरवाला करके एक था जो प्रोब कर रहा था इस पूरे कांड को। और नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे जो दिल्ली आए थे मदन लाल के साथ, वो दे वर नॉट प्रोफेशनल किलर्स, तो हर जगह पे सुराग छोड़ के चले जाते थे। तो यहाँ दिल्ली में जो एक होटल में ठहरे थे वहाँ नाथूराम ने अपना शर्ट भी छोड़ दिया था जिसमें NVG इनिशियल्स भी लिखे थे उसके, इस पे नाथूराम विनायक गोडसे। तो अगर कोई चाहता तो एक्चुअली दे कुड हैव फाउंड आउट एंड ट्रेस्ड द कल्प्रिट। बहरहाल बाद में उसका जो एल्बेट्रॉस था वो सरदार पटेल के कंधों पे ही डालना पड़ा। तो मे बी टू ऑल्सो निक्स द फैक्ट कि ये हिंदू महासभा के थोड़े क्लोज थे। He was seen as the कट्टर हिंदू in the Congress. Right. तो if you see, I mean, very systematically after that, जो नेहरू के opposition में थे उन सबको एक के बाद एक कर दिया। सरदार पटेल of course died early, but अंबेडकर जी के साथ जो व्यवहार हुआ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जिस तरह बार बार he had to take a stand against the महासभा which he was part of, though he was a part of the ministry. So I'll trace back. फिर हिस्ट्री जो लिखने पे आए ये लोग उस समय, तो इन्होंने एक कमेटी बनाई, आई थिंक दैट्स व्हाट आई हियर। बहुत सारी, हाँ। तो वही दैट प्रिस्क्रिप्शन जो नेहरू ने दिया, आई थिंक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, वो खुद तो इतिहासकार नहीं थे, तो बट दिस लार्जर, वो गंगा जमुनी वाला जो गंगा जमुनी तहजीब के सब लुटेरे थे, और ये हमेशा पैडअप किया गया कि अरे दो राजा थे, ये आपस में लड़ रहे थे, हिंदुओं ने भी ऐसा किया। अगर मंदिर भी गिरने की बात होती है तो हिंदुओं ने भी बुद्धिस्टों के मंदिर गिराए हैं। ये एक जबरदस्ती का इक्विवेलेंस। इस पे आप थोड़ा सा मुझे जरा रोशनी डालिए कि ये पहली बात तो ये किया क्यों गया, बिकॉज नेहरू क्या चाह रहे थे उस टाइम पे, एंड ये पूरी चीज हैचअप कैसे हुई? कमेटी बनाई, उसमें अपने लोग बिठाए, व्हाट रियली हैपेंड देयर, एंड इसमें कितनी सच्चाई थी? जैसे ये हिंदू बुद्धिस्ट एंड सिर्फ राजा एक दूसरे को मार रहे थे। आपने टीपू के एंगल पे तो बताया ही, अकबर के एंगल पे भी ये बात कही जाती है कि अरे महाराणा प्रताप और अकबर में भी संधि हो सकती थी। देखो राजपूत काम कर रहे थे अकबर के लिए, देखिए शिवाजी के भी कैवलरी में मुस्लिम्स थे। तो ऐसे अगर देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार में सबसे ज्यादा इंडियंस ही थे ना। तो 200 साल तक हाउ मेनी यूरोपियंस यहाँ थे, सारे जो वहाँ के अवेलेबल लोग थे काम करने के लिए। दैट डजंट मेक द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रो इंडियंस। एग्जैक्टली। तो सिमिलरली इनके सरकार में कोई काम कर रहा है उसका ये मतलब नहीं है। जनरल डायर ने जब गोली चलाई, गोली किसने चलाई? भारतीयों ने भारतीयों पे चलाया, ब्रिटिश गोरे यूरोपियंस ने आके नहीं चलाए। तो दैट डजंट बिकम अ आर्गुमेंट एट ऑल टू से दैट दे वर प्रो और एनीथिंग। आई थिंक ये वही फॉर्मूला जो इन्होंने सेट करके रखा था कि भारत का इतिहास ऐसे लिखा जाना चाहिए, ताकि एक तो to make the Muslims of India catching the bull by the horns, make the Muslims of India comfortable, give them role models that they can identify अपने मजहब से, जो बिल्कुल एक as I said,
it's a travesty, क्योंकि your role models need not be only of your community, and for that you don't have to whitewash the crimes of the past. तो and as you said, मौलाना आज़ाद हों या फिर बाद में नूरुल हसन वगैरह जो एजुकेशन मिनिस्टर बने, इनफैक्ट ये टिप्पू किताब में भी डॉक्टर एस.एल. बैरप्पा उन्होंने फॉरवर्ड लिखा है, और उनका आंखों देखा हाल है 70s में वो एक कमिटी में थे, NCRT के कमिटी में, जहाँ पे जी पार्थसारथी वो हेड ऑफ द कमिटी थे। तो उसमें क्लियरली उनको बोला गया कि ये सारे जो अनकंफर्टेबल फैक्ट्स हैं मंदिर को तोड़ने का, हिंदू नरसंहार का, इसके बारे में आपको बताना नहीं है टेक्स्ट बुक्स में। तो बैरप्पा जी उसको उद्धृत करते हुए बताते हैं कि मैंने आर्ग्यू किया उनके साथ कि क्यों ऐसा, क्यों, जो सत्य है वो सत्य है, इतिहास का मतलब ही है कि ये ऐसे हुआ था। आप यू कैन नॉट विश अवे योर पास्ट, आपको रेट्रोफिट करना है अपने इतिहास को, तो वो इतिहास ही नहीं रहता। तो उसने कहा नहीं नहीं, ये नेशनल इंटीग्रेशन के लिए खतरनाक है। तो बैरप्पा जी खुद उनसे, उनका लंबा जो वार्तालाप है वो उसको उद्धृत करते हुए बोलते हैं कि कल को मैं अपने बच्चों को लेके जाऊं कोणार्क या फिर काशी विश्वनाथ या फिर हम्पी, और मेरा बच्चा पूछे किसने ये तोड़ा, इसकी मूर्ति का हाथ पैर क्यों तोड़ा हुआ है, काशी विश्वनाथ एंटर करते ही ज्ञानवापी के खंडहर क्यों हमें दिखते हैं, पहले तो ज्ञानवापी मस्जिद जो एक संस्कृत नाम का मस्जिद, ये कहाँ से है, वो अगर पूछेगा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। तो इस क्राइम के लिए 2 दिन में उनको कमेटी से निकाल दिया गया कि ये सारी चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए। इनफैक्ट एमिनेंट हिस्टोरियंस में अरुण शौरी जी ने खुद लिखा था कि बंगाल सरकार में 1989 में शायद एक सर्कुलर भी निकला था, जो सारे जो अपने प्रदेश के स्कूल और यूनिवर्सिटी के टेक्स्ट बुक्स को एक स्कैन करके उन्होंने लिखा था, 2 कॉलम बनाए थे, एक का नाम था अशुद्धो, एक था शुद्धो। तो अशुद्धो में ये सब था, मोहम्मद गजनी ने क्या किया, घोरी ने क्या किया, औरंगजेब। शुद्धो में लिखा गया कि इन सबको निकाल दो, इसके बारे में टोन दिस डाउन, क्योंकि दिस कैन लीड टू कम्युनल टेंशंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। अब क्यों भाई, अब वही वो सब करते करते आप वही सोच रहे हैं कि द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया विल फील अफेक्टेड। मैं बार बार वही पूछता हूँ, हम ब्रिटिश शासकों की जो बर्बरताएं हैं, चर्चिल ने जो किया, कॉर्नवालिस, वेल्सले, उनके बारे में उन्मुक्त तरीके से बताते हैं। हमारे पॉपुलर मीडिया में ब्रिटिश ऑफिसर हमेशा ही इज द विलन। तो वो सब करते वक्त हम ये क्यों नहीं सोचते कि क्रिश्चियंस ऑफ इंडिया विल गेट अफेक्टेड। तो आई हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस, डू यू थिंक दे डिड दिस बिकॉज उन्होंने तभी साध लिया था कि ये एक वोट बैंक हो सकता है कल को, यही रीजन है? प्री इंडिपेंडेंस, सिर्फ इंडिपेंडेंस के बाद नहीं था, मुस्लिम लीग और जिन्ना को साइडलाइन करते करते, एंड कांग्रेस जब नेहरू प्रेसिडेंट थे 1937 के बाद जो इलेक्शंस हुए, उनको बहुत मुस्लिम लीग से ज्यादा उनको सीटें मिली मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। जितनी मैंने हिस्ट्री पढ़ी है विक्रम, आई थिंक मोपला रिबेलियन या राइट्स या जो भी था, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जहां एक तरह से ओपन मुस्लिम अपीजमेंट हमने बिल्कुल, और खुद गांधी कोई हमारा लेना देना नहीं वहां क्या हो रहा है, जो खिलाफत मूवमेंट इन्होंने बोला, खलीफा क्या कर रहा है वहां का, उससे यहाँ के, और आप देखिए मुस्लिम का क्या लेना देना नहीं, आप वर्ड प्ले देखिए, खिलाफत सोचिए, अच्छा अंग्रेजों के खिलाफ छिड़ी हुई एक मूवमेंट आप सोच सकते हैं, सोचिए, पर वो खैलिफेट, एक पैन इस्लामिक खैलिफेट है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की को हरा दिया था ब्रिटिश ने। तो वहाँ के खैलिफ, जो कुछ यहाँ के मुसलमान के तबके उनको प्रॉफिट के सक्सेसर मानते थे, इम्पॉर्टेंट, जबकि टर्की के खुद के लोग चाहते थे कि मुस्तफ़ा केमाल अटातुर्क वहाँ का लोकतांत्रिक एक लीडर बने। पर गांधी ने मुसलमानों को वही बोला कि हम आपकी सहायता इसमें करेंगे, उल्टे में आप हमारा जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसमें आप भाग लो। तो उसमें एक ट्रेड ऑफ था कि भारत को स्वतंत्र करना जितना एक हिंदू या ईसाई या जैन या बौद्ध के लिए इम्पोर्टेंट था, एक मुसलमान के लिए, भारतीय मुसलमान के लिए भी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू था। उसके लिए एक लॉलीपॉप उसको ये देने की जरूरत ही नहीं थी कि इसमें भाग लो, हम टर्की में कौन सुल्तान होगा उसमें आपकी मदद करेंगे, टर्की में कौन बैठता है, गिरता है, पड़ता है, उनसे लेना देना है ही नहीं। तो इनफैक्ट अंबेडकर खुद लिखते हैं कि ये करते हुए गांधी ने खुद मान लिया कि इनका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एफिनिटीज और ये है
उम्मा, द कॉन्सेप्ट ऑफ उम्मा, है ना, मुस्लिम ब्रदरहुड, और वो आज तक नहीं बदला। आज भी ओवैसी जो है जय फिलिस्तीन बोल देते हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर। आप सोचिए जरा, भारत के पार्लियामेंट में। इसका लंबा इतिहास है करण, बिकॉज तुगलक हो, लोधी हो, खिलजी हो, ये भारत के दिल्ली के तख्त पे बैठने के लिए उनको जो परमिशन मिलता था वो कैलिफ से मिलता था। और सिर्फ मुगलों के टाइम पे उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट कर दिया, वो भी नॉट फॉर लव फॉर द कंट्री, नॉट लव फॉर द कंट्री कि वो कौन है, हम उनसे बड़े हैं। पर टीपू सुल्तान जो सुदूर दक्षिण में कर्नाटका में राज करता हुआ एक सुल्तान, वो भी कैलिफ को लिखता है कि मैं सच्चा मुसलमान शासक हूँ और मेरे जो मेडल्स मैंने टांगे हैं, इतने काफिरों को मारे हैं, इतने हिंदुओं को जलाया है, इतने मंदिरों को तोड़ा है, इतने गिरजाघर तोड़े हैं, तो मैं सच्चा मुसलमान हूँ, आप मुझे सर्टिफिकेट दीजिए कि मैं शासन कर सकता हूँ, बादशाह कहला सकता हूँ। और खैलिफ एक्चुअली देता है इनको सर्टिफिकेट, और ये खैलिफ के कहने पे यहाँ मैसूर में बादशाह घोषित किए जाते हैं। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एफिनिटी, लॉयल्टी तब से था। और डू यू से टू दीज पीपल, ये जो कलाकार बने हुए हैं जैसे जावेद अख्तर हो गए, जो कहते हैं जोधा अकबर लिखते हैं, जो कहते हैं अरे मुगलों ने बहुत कुछ किया, इवन बिग बिग जजेस, मरकंडे काटजू ने अभी कहा था कि अकबर ने ही सिखाया उस जमाने में, वो कौन सा होता था उसका, दीन इलाही, सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट तो अकबर लेके आए ऑफ ऑल पीपल। अकबर का अगर बात करें करण, तो उनके जीवन का 2 खंड हैं। पहला जो फर्स्ट हाफ है उसमें वो जिहादी थे, वो खुद को गाजी बुलाते थे। इनफैक्ट उनका जो कोर्ट हिस्टोरियन वो बोलता है कि जब मैंने उनको बड़ी दरबार में कहा कि मैं अपनी दाढ़ी जो है काफिरों के खून से रंगवाना चाहता हूँ, तो अशर्फियाँ दी, सोने की अशर्फी, और चित्तौड़गढ़, वो सब अकबर का पूर्वार्ध है। पर उत्तरार्ध में वो भी होता है कि ही चेंजेस एंड वो दीन इलाही का शुरुआत वगैरह किया, जिसके लिए आज भी जो कट्टर इस्लामिक राष्ट्र हैं, पाकिस्तान ले लीजिए, अकबर को दे हेट हिम बिकॉज वो ही इज नॉट कंसिडर्ड प्योर इनफ, ही इज एन अपोस्टेट। इनफैक्ट टिप्पू के टाइम पे भी मैंने लिखा था कि 1965 में एक ऑपरेशन सोमनाथ नाम का एक पाकिस्तान आर्मी लॉन्चेस एन अटैक ऑन इंडिया ड्यूरिंग द वॉर। ऑपरेशन सोमनाथ, नाम भी देखिए सोमनाथ, ताकि इट इज दे टेक प्राइड कि आवर हिस्ट्री स्टार्ट्स विद मोहम्मद बिन कासिम एंड देन सोमनाथ पे जो गजनी ने किया। तो the 5 Navy battleships that they had, PNS, Pakistan Naval Service, it was named after Ghazni, Ghori, then Babar, फिर जहांगीर, शाहजहां और आलमगीर, and then the 5th this one is on Tipu Sultan. I can still understand taking the names of Mughal rulers क्योंकि पाकिस्तान was a part of that Mughal Sultanate, but टिप्पू कर्नाटका was nowhere part of that. और इमरान खान खुद पाकिस्तान के संसद में बोला था ना कि I idolize टिप्पू, तो उनके आइडियल्स, तो they know their history very well, they know whom to idolize. It's just that भारत में हमको बेवकूफ़ इसलिए बनाया कि ये सब ऐसा हुआ ही नहीं है। जो इन लोगों का महिमा मंडन करते हैं, they are actually sitting outside India and plotting against भारत आज भी। तो they became us. तो मुगलों के शासन में कितने विश्वविद्यालय यहाँ पे खुले, लोगों के फॉर द गुडविल ऑफ पीपल, हाउ मेनी न्यू यूनिवर्सिटीज या हॉस्पिटल्स, ऑल दीज वर बिल्ट, कोई गिना सकता है क्या? व्हाट वाज द ग्रेट अचीवमेंट? गंगा, हमें बिरयानी बनाना नहीं पता था, एक राइस कल्टीवेटिंग सिविलाइजेशन। बहुत फनी है एक्चुअली, बिरयानी क्या सऊदी अरेबिया से आई थी, वहां पे वाटर था जो राइस आ सकती थी। बिल्कुल, वी वर ईटिंग राइस फॉर सो लॉन्ग, सेंचुरीज, एक कॉल्ड्रन में सब राइस और कुछ स्पाइसेस। यहाँ यू रेज अ पॉइंट हियर, आई वांट टू डिस्कस दिस। हमें हमेशा से ये चीज दिखाई गई कि अरे हम लोगों ने इनको सिविलाइज किया, एंड एक बात भी आती है, बिकॉज हमारी जो हिस्ट्री है पूरी, इट इज अ स्ट्रिंग ऑफ लॉसेस, एक के बाद एक, हम ये हारे, हम वो हारे, फिर हम यहाँ हारे, फिर इसने हमें ये सिखाया, जैसे हम लोग बिल्कुल ही बुद्धू हों। बिल्कुल। तो ये इसमें जरा कितनी सच्चाई है, जरा इस पे आप थोड़ा सा बताइए। सारे अगर आप इफ यू कनेक्ट द डॉट्स, इट स्ट्राइक्स एट आवर वेरी रूट ऑफ नेशनहुड एंड आइडेंटिटी, कि पहले तो बताया जाता है कि भारत नाम की कोई चीज थी ही नहीं। अंग्रेजों के आने के बाद
उन्होंने हमें एकत्रित किया, नहीं तो वी वर देयर इज नो एंटिटी कॉल्ड इंडिया। एंड दिस वाज फ्रॉम द कॉलोनियल मास्टर्स। इनफैक्ट एक जॉन स्ट्रेची नाम के जो ICS ऑफिसर्स, न्यू ऑफिसर्स जो आते थे, उनको ट्रेनिंग ही वाज इन चार्ज। तो सारे न्यू ऑफिसर्स को फर्स्ट लेसन में वो बताते थे, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज दैट देयर नेवर इज और देयर नेवर वाज एनीथिंग कॉल्ड इंडिया। पर ईस्ट इंडिया कंपनी वो क्या था पता नहीं। तो विदाउट द नेम इंडिया, राइट फ्रॉम द पोर्चुगीज व्हाट दे केम फॉर, वी डोंट नो। तो इट स्ट्राइक्स एट दैट वेरी कोर कि आपका कोई देश ही नहीं है। आपके सबसे पुराने जो पूर्वज हैं, आर्यन, द मिथ ऑफ द आर्यन इन्वेजन, आपकी नियति ही ऐसी है कि बाहर के लोगों से आपको शासित होना है। तो उन्होंने आपको भाषा सिखाई, आपके सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद वगैरह वो भी बाहर के लोगों ने आके सिखाया। तो वी आर जस्ट अ सॉफ्टवेयर अपडेट, वर्जन 2.0 है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एंड हम तो कर्मा थ्योरी में बिलीव ही करते हैं। अच्छा, किसी ने बता दिया, हाँ शायद हो भी सकता है कि वी वर नो गुडर्स। तो एक के बाद एक जो हमारे इसमें भी हम पढ़ते हैं, जैसे आपने बोला बैटल मोहम्मद बिन कासिम से लेके पानीपत, तरेन, प्लासी, बक्सर, मराठा, सिख वॉर्स, सब जो हमने we lost these wars. तो we are a nation of losers. We don't have an identity of our own. हम सब लोग आपस में लड़ते झगड़ते ही रहें। एंड भारत, इंडिया इज अ वेरी अननेचुरल एहिस्टोरिक एंटिटी। एंड भारत के संविधान ने हमको एक एक्चुअली बनाया इन द मॉडर्न टाइम्स। बट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन, आई थिंक इट प्रीडेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। The constitution is an outcome of the civilizational values and not the other way. क्योंकि उसमें भी रामचंद्र जी और भगवत गीता, उन सबका जो पिक्चर्स हैं, टीपू सुल्तान का भी है वैसे रानी लक्ष्मीबाई के साथ, because I think people didn't understand get into so many details. So this very fact that, I mean, our scriptures can say what they say, we will नजरअंदाज हम कर देंगे। विष्णु पुराण जो 400-300 BCE में people credited to being written, उसमें खुद जैसे आपको पता है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षतद भारतम नाम भारती यत्र संतति। हिमालय के नीचे और समुद्रों के ऊपर जो पूरा भूभाग है, जिसका कुछ 900 योजना, कुछ ज्योग्राफिकल स्प्रेड भी वो बताते हैं, उसको भारत, वर्षतद, उस राष्ट्र का नाम भारत है और उसकी संतति क्लियर क्या हो सकता है, भारतीय हैं। और हम अपने पूजा वगैरह में भी संकल्प लेते वक्त जम्बू द्वीपे, भारतवर्षे, भरतखंडे, शकाब्दे, मेरोहो, सब कुछ दक्षिणे पार्श्वे, वो सब जो बोलते हैं वो क्या है, GPS है कि हम यहाँ पे बैठे हैं जो जम्बू द्वीप में है, जो जिसका नाम भारत। उल्टा बाकियों का इतना रूटेड, इतना क्लियर, इतना प्रिसाइज नहीं है, बिल्कुल हमारा है। बिल्कुल। एंड यू वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट कि हम लोग खूब बैटल्स हारे, नेशन ऑफ लूजर्स। वन ऑफ योर बेस्ट बुक्स व्हिच आई फाइंड, आई लव ऑल योर बुक्स, वाज द ब्रेव हार्ट्स, वेयर यू टॉक्ड अबाउट द ब्रेव हार्ट्स। दैट वाज आई ओपनिंग। मतलब जो लोगों के बारे में हमने पढ़ा नहीं है। यू मेंशन्ड अबाउट ललितादित्य मुक्तापीड, यू मेंशन्ड अबाउट लचित बोरफुकान एंड सो मेनी क्वींस एंड किंग्स जिन्होंने अकबर तक को ह्यूमिलिएट किया हुआ है। चांद बीबी हो। और मुझे थोड़ा सा कुछ फॉर आवर व्यूअर्स आल्सो ना, जस्ट थ्रो सम लाइट्स ऑन one or two instances which हम लोगों ने पढ़े नहीं, जो which are stunning, which I read about them. देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमको, and as I said, पाकिस्तान में जिसको याद करते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम और अरब इन्वेजन 712 में हुआ था, हमें पता नहीं है कि उसके पहले ऑलमोस्ट 60-70 साल तक अरब सेनाएं जो थी वो सिंध पे अटैक करती ही गई, पर कैप्चर नहीं कर पाई। जो छाछा है वहाँ के हिंदू राजा और उनके बेटे राजा दहर, वो बार बार इनको पछाड़ता ही रहा। और बाद में वो 712 में कैप्चर तो हुआ। उस समय में अगर आप देखें कि प्रॉफिट मोहम्मद की मृत्यु के बाद जो खैलिफ के सेनाएं थे, वो पूरा जो दक्षिण मध्य एशिया हो, अफ्रीका, जो सैसनिड एम्पायर्स है, बाइजेंटाइन एम्पायर्स है, इन सब का इस्लामीकरण ऑलमोस्ट 50-60 साल के अंदर उनकी मृत्यु के बाद हो गया था। तो अरब इन्वेजन के बाद जो पहला इस्लामिक एक शासन अगर भारत में एक
ओवर अ लार्जर पेरिफेरल एरिया, वो दिल्ली सल्तनत जो बोलते हैं, वो 1206 में हुआ। तो 712 से 1206 से 500 साल तक कौन झक मार रहा था यहाँ? वो नहीं चाहते थे कि भारत को भी कब्जा करें, जब पूरा मध्य एशिया और इजिप्ट और पर्शिया और सीरिया, पैलेस्टीन, ये सब उनको ऑक्यूपाई कर लिए थे, भारत को भी ऑक्यूपाई करना ही चाहते थे। पर सिंध को छोड़ के वो कैसे पूरे मेनलैंड भारत में आ नहीं पाए। और मोहम्मद गजनी 17 बार आक्रमण किया, वो हमको पता है, पर बिटवीन गजनी एंड घोरी व्हाई वाज देयर, तुर्की जो इन्वेजन्स हुआ, व्हाई वाज देयर ऑलमोस्ट 125 years ऑफ अ डिफरेंस? तो किसने उस समय पे रेजिस्टेंस दिए? बहुत सारे नाम जो गुर्जर प्रतिहारा रूलर्स थे, या महाराणा बप्पा रावल, नागभट्टा, जय रावलपिंडी, उन्हीं के नाम पे है, बप्पा रावल जी। बिल्कुल। और न केवल उत्तर भारत के, पर पश्चिमी और दक्षिण भारत के जो पुलकेशी राजा थे, लटा रूलर, और चालुक्य वंश के, बादामी कर्नाटका के जो विक्रमादित्य थे, और उनके जो उस समय ही वाज अ सब्सिडरी लेटर राष्ट्रकूटा, दंती दुर्गा, इन सब लोगों ने, we've not read much about it, बिल्कुल भी नहीं। They all formed alliances with each other against the outsider. The clear understanding कि this is an outsider, और उनका नाम भी था कि तुरुष्क नाम से ही उनको बुलाया जाता था। क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी कि ये भारत है, और ये बाहर वाले, नॉट कि ये सराय है, सब आते जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। एंड यू नो, वो आपस में लड़ते थे। ललितादित्य का आपने नाम लिया, ललितादित्य और कन्नौज का एक राजा यशोवर्मन, दे वर आर्च राइवल्स। पर व्हेनेवर द अरब्स अटैक्ड, जुनैद और बहुत सारे जो गवर्नर्स आए, they would leave their differences और संधि कर लेते थे कि we unite against our common enemy, बाद में हम अपनी लड़ाई आपस में लड़वा लेंगे। तो that in fact आप राजा तरंगिनी में भी देखो कि उसमें एक बार बार बोला जाता है कि हर्षा नाम का एक कश्मीर का एक राजा, जिसने बहुत हिंदू था, बट हिंदू मंदिरों को उसने तोड़ा। पर उसमें भी कल्हाण लिखते हैं कि ये हर्षा जो है वो तुरुष्क दर्शन से प्रेरित हो गए थे, मतलब इस्लामिक फिलॉसफी ऑफ बुच्छिकन, उससे इंस्पायर होके उन्होंने मंदिरों को तोड़ा। तो व्हाट द इस्लामिक फिलॉसफी इज अगेंस्ट iconoclasm, अगेंस्ट आइडल वर्शिप, दैट ऑल्सो अवेयरनेस वाज देयर। एंड इन फैक्ट काशी के जो गहदवाल राजा थे, दे इवन इम्पोज्ड, गोविंद चंद्रा, ही इम्पोजेस अ टैक्स ऑन द पीपल। उस टैक्स का नाम ही है तुरुष्क दंडा। तो तुरुष्कों के खिलाफ सेनाएं बनाने के लिए हमें धन चाहिए, आप प्रजा के तौर पे आप हमें धन दीजिए, ताकि हम स्पेसिफिक टारगेट अगेंस्ट द तुरुष्कास। तो ये जब क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अस वर्सेस देम है उनके मन में, तो हम कौन होते हैं कहने वाले कि वी एक्सेप्टेड एवरीथिंग। दे न्यू दैट दिस इज अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड व्यू, बिकॉज इवन हम पीछे जा सकते हैं, कुषाण वगैरह जब आए, दे एम्ब्रेस बुद्धिज्म, you know, they became us in some ways, the Indo-Bactrian जो Greeks थे वगैरह जो आए, a lot of their influence came even in the sculptures। मथुरा के जो sculptures आप देखते हैं, बुद्ध की पहली मूर्तियाँ, और इस्लाम के आने के बाद ही बुद्धिज्म was completely destroyed। वो खुद डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर की। but then again, as you earlier said, to create this see the विडंबना देयर करण की, एक तो बोला जाता है कि doing this, talking about Muslim rulers and their atrocities will cause social tension, national integration खराब हो जाएगा। पर हिंदू और बुद्धिस्ट के बीच में आप दंगा करा सकते हैं, कास्ट के बेसिस पे विद इन द हिंदूज आप दंगा करा सकते हैं। तो अपर कास्ट लोअर कास्ट एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उन दोनों के बीच में समरसता आज खराब हो जाएगी। तो उस इतिहास को भी आप मत बोलिए। तो वो तो हम जो है नहीं है उसको और नमक मिर्च लगा के वो कर सकते हैं। पर यहाँ पे जो दिख रहा है, जो हाथ कंगन को आरसी किया, उसको भी हम नहीं बोलना है हमको। तो बुद्धिज्म के खिलाफ भी जो बोला जाता है कि हिंदुओं ने, ये बहुत बोलते हैं लोग, हर बार बोलते हैं, इन एवरी डिबेट आई सी दिस, कि आपने भी तो ये हिंदूज ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ओवैसी ने नाम ले दिया था, पुष्यमित्र शुंगा और ये मीराकुला और शशांका जो बंगाल के गौड़ वंश के थे। देयर आर सम इंस्टेंसेस कि उन्होंने, बट मंशा क्या थी, कुछ बौद्ध ऐसे थे भिक्षुज जो यवन, जो इंडो ग्रीक्स जब आक्रमण किए जस्ट आफ्टर पुष्यमित्र किल्स द मौर्यन रूलर टू टेक ओवर द मौर्यन एम्पायर, तब उनका
अटैक्स जब होता है ग्रीक्स का, लॉट ऑफ बुद्धिस्ट कोलैबोरेशन वहाँ होता है, तो ट्रेचरस बुद्धिस्ट मंक्स को उसने पीनलाइज किया फॉर ट्रेचरी, दैट इज वन व्यू पॉइंट, बट ही ऑल्सो पेटरनाइज सेवरल स्तूपास। तो दोनों चीजें एक साथ ही कैनॉट बी डूइंग, बट देयर मे बी वन और टू इंस्टेंसेस, उन वन और टू को इन्होंने गैसलाइट करके दिखा दिया कि ये पूरा एक was the normal rather than the aberration. And भारत में करण जो विचारों में मतभेद है, that was a part of our civilization. जो षड दर्शना हम बोलते हैं, न्याय, वैशेषिका, सांख्या, मीमांसा, और इन सब का, और जो नास्तिक पंथ जिनको बोलते हैं, बौद्ध, जैन और चार्वाक, जो वेदों की महानता को मानते नहीं है, और 6 जो हैं जो वेदों की महानता को मानते हैं। जो आस्तिक परंपराएं हैं, उनके बीच देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट, दे डिड नॉट एक्सेप्ट शून्यवाद क्या है, आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है, उस पे लंबे लंबे शास्त्रार्थ और चर्चाएं होती रहती थी। हमारे यहाँ एक्चुअली कॉन्फ्लुएंस ऑफ थॉट्स की अगर हम बात करें ना, और डाइवर्सिटी की बात करें, हमें एक्चुअली किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। When a Westerner tells us this or when someone else tells us, तो it's crazy, क्योंकि एक्चुअली में विचारों का आदान प्रदान, शास्त्रार्थ, ये कल्चर ही हमारा था, डिस्कोर्स जिसको ये लोग कहते हैं। एंड नथिंग कॉल्ड ब्लास्फेमी, जो हमारे सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद, उसमें नासदिया सूक्त जो शुरू होता है, वो भारत एक खोज का जो ये आता था म्यूजिक, सृष्टि का कौन है करता, करता है वा अकर्ता, ऊंचे आकाश में रहता, सदा अध्यक्ष बना रहता, वही सचमुच में जानता या नहीं भी जानता है, किसी को नहीं पता। तो ईश्वर में भी एक एग्नोस्टिसिज्म कि उसको पता है या नहीं पता है, ऐसा कोई है या नहीं है। Because we are a land of seekers and not believers. जो वहाँ पे आप उसके खिलाफ कुछ बोलोगे तो हेल फायर में बुद्ध अगर आप कर रहे हो तो आपको काट दिया जाएगा, आपके बुद्ध तोड़े जाएंगे, ऐसा मतलब सोच भी नहीं सकते। The very word बुद्ध comes from their disdain for बुद्ध is what is said, और उसका जीता जागता एग्जाम्पल है बामियान बुद्धा, जो हमें मेडिवल टाइम्स में नहीं जाना पड़ता है, अभी इन फ्रंट ऑफ आवर आईज विद वर्ल्ड मीडिया फोकसिंग ऑन इट, दोज वंडरफुल बामियान बुद्धा स्ट्रक्चर्स वो पुल डाउन इन अफगानिस्तान। तो वो उसमें कौन सा हीरे जवाहरात छिपे थे कि उसको तोड़ा गया। सो दैट फिलॉसफी इज डिफरेंट, उसको एक्सेप्टिंग इट फॉर व्हाट इट इज, उसमें हम कतराते हैं। तो एक चीज तो आपने क्लियर करी विक्रम मुझे, कि हाउ हमारे यहाँ हमेशा से डाइवर्सिटी थी, किस तरह से बाकियों का तो फिर भी ऑब्सेशन था कि बुद्ध नहीं होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। व्हाट अबाउट द ब्रेव हार्ट्स? जो आप ब्रेव हार्ट्स की बात करते हो, लाइन से आपने बैटल्स देखी और पढ़ी जो हम लोग हारे। What about the battles, the legendary battles which we won? और वो शौर्य के किस्से जो कहीं इतिहास के पन्नों में खो गए, बिल्कुल, कुछ जरा हमें उनके बारे में बताइए, because that fills us with pride always, personally also. हाँ, बैटल ऑफ कसरहाड़ा नाम का एक युद्ध आपने सुना था? कसरहाड़ा के मैंने थोड़ा सा सुना है उसके बारे में, आप बताइए। हाँ, वो 1178 के आसपास होता है, जब नाइकी देवी नाम की एक महिला जो गुजरात पे शासन जो कर रही थी, रिजेंट क्वीन। ये किस सन की बात कर रहे हैं? 1178 में एक महिला शासन कर रही थी। मतलब ये क्या है, पहले तो ये सोचना चाहिए यूएस जैसे देश में आज तक किसी ने महिला प्रेसिडेंट नहीं बनी है। हम 1178 पहले भी बहुत सारे थे कश्मीर में वगैरह। तो बताइए। हाँ, तो रानी नाइकी देवी वो रिजेंट थी, उनके पति का असैसिनेशन हो गया था, तो बच्चा बहुत छोटा था, मूल देवा, तो उनके रिजेंट के तौर पे वो थी। तो मोहम्मद घोरी का आक्रमण तब होता है, तो वो सोचता है कि ये तो महिला है, तो इसको आसानी से हम गुजरात को हथिया सकते हैं। तब इस बैटल ऑफ कासरहाड़ा नाम के युद्ध में वो घोरी को इस तरह से पछाड़ती हैं कि वो शर्मनाक होके वो गुजरात की तरफ आंख नहीं उठाता उसके बाद। And it takes so long to capture Gujarat after that for Qutbuddin Aibak, उसके the commander. तो people like that, और उसके almost 1 century later रुद्रमा देवी जो वारंगल में रूलर थी, उनके काकतिया वंश की, तो उनके पिता गणपति देवा, he did not have sons, तो उन्होंने अपने बेटी पुत्रिका यज्ञ करके अपनी बेटी को अपने जीते जी ही अनॉइंटेड हर एज अ सक्सेसर। तो दोनों साथ बैठ के शासन करते थे, और उनके मरने के बाद शी सिट्स ऑन द थ्रोन एंड रूल्स वारंगल, काकतिया रूलर। सिमिलरली आप देयर आर किस्से, हम लोग कितने प्रोग्रेसिव थे उस टाइम पे। एंड ये वाला जो किस्सा है गोरी का ये वाला तो किस्सा बताया गया कि उन्होंने फाइनली कैसे पृथ्वीराज को
हराया या कैसे अपना रूल इस्टेब्लिश किया, बट किसी ने नहीं बताया कि एक महिला के हाथों 1178 यानी तरेन के पहले 30 साल पहले, करीब 25-30 साल पहले वो हार के गए हुए एक महिला के हाथों। बिल्कुल अमेजिंग। और कर्नाटका में अब्बक्का देवीयरू नाम के 4 जो अब्बक्का रानी, छोटा सा उल्लाल नाम की एक जगह है जहां इन सारे रानियों ने पोर्चुगीज नौसेना को ध्वस्त किया था। और इसकी जो महिमा है वो पर्शिया तक पहुंच गया था वहां का रूलर, और वो अपनी भरी सभा में कौन है ये रानी इंडिया में जिसने पोर्चुगीज सेना को हराया, आप कोई देख के आइए। तो क्या नाम था रानी का? अब्बक्का। अब्बक्का। और 4 रानियां थी, सबके नाम अब्बक्का, द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो उसको सिनोनिमसली यूज करते हैं कि क्वीन अब्बक्का, बट दे वर एक्चुअली 4 क्वींस, एक के बाद एक जो आई ऑलमोस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 100 years। तो पोर्चुगीज एक छोटा सा उल्लाल नाम का एक पोर्ट है मैंगलोर के पास, उसको ऑक्यूपाई नहीं कर पाए, और उसको मिलने के लिए पिएट्रो देला वेल नाम का एक इटालियन ट्रैवलर आता है अक्रॉस इंडिया। ही मीट्स अब्बक्का आल्सो एंड ही टॉक्स अबाउट हर। अपने जो मेमोयर्स हैं उसमें उसका बखान आता है। सिमिलरली केरल में मार्तांड वर्मा जो ट्रेवनकोर राज का शुरुआत वो करते हैं 1741 में, बैटल ऑफ कोलाचल। इस युद्ध में वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से इस तरह से पराजित करते हैं कि उनके जो कॉलोनियल एम्बिशंस थे भारत में वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। डच तो पोर्चुगीज हो, डच हो, और तमिलनाडु में वेलु नाचियार जो शिवगंगा की एक रानी थी अराउंड इन द 18th century, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा के अपना राज्य जो है वापस ले लेती है। और उनके बाद उनके जो चीफ्टन्स हैं वो मर्दू ब्रदर्स, मर्दू पांड्यन और वीर पांड्यन कट्टबोम्मन, और केरला के पड़स्सी राजा, ये सब एक अलायंस, पोलीगार रिबेलियन जो बोलते हैं। मार्तंड वर्मा वाली इज वेरी क्रूशल व्हाट आई हियर इन फ्रॉम अ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज उस समय जो डच की हार हुई दैट नोबडी वाज एंटिसिपेटिंग, और ये कहा जाता है कि अगर डच वो जीत गए होते तो पूरा बिल्कुल भारत जो है वो आज डच बोल रहा होता, राइट? तो उस लेवल का था। और आज वहां पे एक छोटा सा वो भी टूटा फूटा एक विजय स्तंभ है, ट्रैवनकोर का रॉयल फैमिली उसको मेंटेन करता। कन्याकुमारी के आसपास जो टिप ऑफ आवर कंट्री, नोबडी इवन कमेमोरेट्स कि यहाँ पे उन्होंने विजय स्तंभ डाला था। मुझे व्यूअर्स भी बताएं जरा कमेंट्स में, आप में से कितने लोग सच बात बताएं कि मार्तंड वर्मा जी के बारे में जानते हैं? शायद केरला में खुद लोगों को पता नहीं होगा। सोचिए जरा आप, हाउ कैसे हम लोग को इतिहास पढ़ाया गया है और छुपाया गया है। वन ऑफ द ग्रेट ट्रेविस्टीज है ये, मतलब इस कदर ये जिंदा कैसे रहा इतिहास? आप क्या सोचते हैं? आप खोदते खोदते ना इतना मलबा निकलेगा बाहर और गुस्सा आएगा, दुख होगा। आई थिंक इट हैज सर्वाइव्ड ओनली थ्रू ओरल हिस्ट्रीज, थ्रू मेमोरीज, थ्रू अब आज आई थिंक वी हैव फॉरगॉटन क्वाइट अ बिट। अब थोड़ा थोड़ा कुरेद के। बट व्हाट आर द हिस्टोरियंस, हु आर द हिस्टोरियंस यू लुक अप टू जिन्होंने एक्चुअली इस पे कंट्रीब्यूट किया, स्ट्रगल किया अगेंस्ट द सिस्टम जाके? You've spoken a lot about R.C. Majumdar on many occasions. उनकी क्या थी पूरी चीज? बिकॉज ही कंटिन्यूड गोइंग अगेंस्ट द सिस्टम। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। प्लीज। उससे पहले ऑफ कोर्स द एंटायर नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, वो अंग्रेजी हुकूमत के वक्त भी देयर वाज स्पेस फॉर एन अल्टरनेटिव यू नो वॉइस। अब सर जदुनाथ सरकार हो या मजुमदार हो या रजवाड़े, वीके रजवाड़े, भांडारकर, ये सारे लोग दे वर ऑफ द नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। इट वाज नॉट लुक्ड डाउन अप एज संघी, व्हाट्सएप हिस्ट्री एंड राइट विंग हिस्ट्री. It is another way of presenting interpretation of facts. तो but after independence, and that again आपका जो पहला सवाल था कि what happened after independence, तो नेहरू का जो प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ था उसके हिसाब से सबको चलना है. They have to fill in. He gave the blueprint. उसमें रंग भरने का काम ये सारे दरबारी करते थे. तो in fact immediately after independence, proper authorized freedom history of the freedom movement लिखने के लिए भी सरकार, भारत सरकार ने एक मुहिम चलाई. And lot of these स्वतंत्रता सेनानी अभी जिंदा थे तो उनसे वार्तालाप करके जो दस्तावेज लेके लिखने का था. तो आरसी मजूमदार हुआ सच ए सेलिब्रेटेड हिस्टोरियन, उनको दिया गया ये काम टू हेड दैट कमिटी. उन्होंने पहले ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बोल दिया कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ कांग्रेस का महिमा मंडन. ही हैड वेरी क्रिटिकल व्यूज ऑफ गांधी और उनका जो रोल है फ्रीडम मूवमेंट में. उसने कहा मैं सब कुछ लिखूंगा इसमें, और जो सशस्त्र क्रांति की जो अविरल धारा बहती रही हमारे इसमें उसके बारे में होगा. आदिवासी, ट्राइबल रिवोल्ट, सन्यासी रिबेलियन, द शात्रा स्पिरिट
जिसको कि हमारे बिल्कुल हटा दिया गया है ना। बिल्कुल। तो ही सेड आई एम गोइंग टू डू दिस। तो फॉर दैट अगेन क्राइम, जैसे बैरप्पा जी को 1970s में निकाला गया, इनको आरसी मजूमदार जैसे सेलिब्रेटेड हिस्टोरियन वाज रिमूव्ड फ्रॉम दैट कमिटी, एंड अ वेरी प्लायंट गवर्नमेंट ऑफिसर जो ब्यूरोक्रेट थे, जी हुजूरी करने वाले, उनको उसका हेड बनाया। पर आरसी मजूमदार वाज अ टावरिंग फिगर, तो ही सेड मुझे सरकारी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ही रोट अ 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, और 11 वॉल्यूम्स में उनका द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एंड हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल नाम का, राइट फ्रॉम द वैदिक टाइम्स टिल independence, he wrote it. But a lot of other historians, they could not go against the system, क्योंकि अभी तो social media है, there's an open market, there is media like this which will take our voices to the common people. तब everything controlled in the hands of one party, one government, one media, दूरदर्शन, उसमें अगर आपको चाहिए तो you have to toe the government line. आपको fellowships and promotions चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में, तो you have to toe the peer review अगर चाहिए, तो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड JNU, इसके जो सर्कल्स में हैं, मैं आपकी वाहवाही करूँगा, आप मेरा कर देंगे, और we will publish something, and वो circular referencing माफिया हम बना देंगे आराम से। तो that thing, I think many well-meaning people also, I think they drifted by the side. And R.C. Majumdar swam against the tide. And there were several others, Sitaram Goyal. And आज जब आप देखते हैं, as karma unfolds, या मैं जो भी कहूँ, आज इतने सालों बाद they're getting exposed. वो जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस थे, वो जो दरबारी हिस्टोरियंस थे, वो अब एक्सपोज होने लग गए हैं। बिल्कुल। What do you think? How did that happen? वो उसकी स्टार्ट कब हुई? According to you, that started with the Ayodhya Ram Mandir movement? बिल्कुल। I think it all began there. जब के मोहम्मद साहब खुद अपने इसमें लिखते हैं ना, ज्ञान और भारतीयन, मी एन इंडियन, अपनी जीवनी में लिखते हैं कि द मुस्लिम कम्युनिटी वाज क्वाइट कंसिलेटरी, कि ये अयोध्या का, यू टॉकिंग अबाउट के मोहम्मद जो आर्कियोलॉजी कर रहे थे, फॉर ही वाज इन चार्ज ऑफ दिस वन आल्सो विद बीबी लाल एंड अदर्स। बीबी लाल, तो मैं एक्चुअली व्यूअर्स के लिए चाह रहा हूं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ में आए। सो के मोहम्मद बीइंग अ मुस्लिम एंड ही इज डूइंग सम स्टेलर वर्क आज की डेट में भी, टेम्पल्स के रिकंस्ट्रक्शन में एंड ऑल। सो उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम में होके, आई थिंक ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने कहा कि यहाँ पर शायद मंदिर के अंश हैं, है ना? ट्रू। एंड देन व्हाट हैपेंड? उन्होंने अपने किताब में खुद ही हैज गिवन द एंटायर डिटेल कि कैसे मुस्लिम समुदाय जो था, इट वाज रादर कॉन्सिलेटरी, ठीक है चलो इनके लिए बहुत मंदिर बना ले, तो उसको दे देते हैं, वील गेट सम अदर लैंड एंड डू दिस। और एनीवे पूजा उनका नमाज वगैरह हो नहीं रहा था। वो मस्जिद जन्म स्थान, जो बाबरी मस्जिद भी नहीं था, उसका नाम ही मस्जिद जन्म स्थान, किसका जन्म स्थान था? ना बाबर का, ना प्रॉफेट मोहम्मद का। तो दे वर विलिंग टू गिव, बट ही राइट्स कि किस तरह ये जो मार्क्सिस्ट ग्रुप है उनको बरगलाया गया कि नहीं नहीं, हमारे पास सबूत है, हम देंगे अदालत में, आप लड़ाई लड़िए, हम आपके पीछे हैं। उसमें कौन कौन थे? बहुत सारे जो हिस्टोरियंस, लेटर टू दी नेशन, ऐसा कुछ, रोमिला थापर झा है ना, रोमिला थापर, इरफान हबीब, बहुत सारे। तो इनको प्रॉब्लम क्या होती है? इनको क्या प्रॉब्लम थी? अगर करण आप खुद जाके इंटरव्यू कर लीजिए। नहीं, मैं जरा आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा हूँ कि इनको प्रॉब्लम क्या थी? ये हिंदू नफरत है आपके हिसाब से? टोटली। या इट्स अ वेस्टीज, आई थिंक नेहरू खुद कहते थे कि आई एम द लास्ट ब्राउन साहिब, स्टिल कॉलोनियल माइंडसेट, एंग्लोफिलिया जो था, ऑल दीज जो हम पिरो रहे थे सूत्र, इंडिया इज नॉट इवन अ कंट्री, हिंदूज आर नो गुडर्स, हमने कुछ किया नहीं, वी केप्ट लूजिंग, ब्रिटिश गेव अस अ सेंस ऑफ दिस थिंग, गंगा जमुनी तहजीब थी, everyone was cruel. Psychological चीज थी। Yes, it's a psychological. The British started it and these people just perfected it even more. उसमें और दुष्कृतियां ऐड करके and conditioned हो गए। Conditioned, yeah. And then people would believe it also because so they wrote a letter to the Muslim community, to the nation, historians letter to the nation, ऐसा कुछ था जिसमें they said no we have evidence, it Buddhist structure है, ये है, बहुत सारी चीजें। in fact मीनाक्षी जैन जी अपने किताब बैटल फॉर रामा, उसमें भी वो लिखती हैं कि किस तरह व्हेन ऑन 6 दिसंबर वो ढांचा जब गिरता है तो वहाँ पे एक बड़ा सा विष्णु हरि नाम का एक इंस्क्रिप्शन ढांचे के दीवार से नीचे गिरता है और 2 भागों में बट जाता है, टूट जाता है। तो उसमें क्लियरली लिखा है कि दशरथ नंदन विष्णु का अवतार, ये इसका मंदिर किस ईस्वी में बनाया गया, सब उसमें था। तो प्रोफेसर इरफान हबीब
पहले तो ही गिव्स दिस थिंग इन कोर्ट कि ये जो शिलालेख है इसको कार सेवकों ने दे प्लांटेड इट इन द स्ट्रक्चर। अब जिस दिन पे पूरे वर्ल्ड का मीडिया वहाँ था तो इतना बड़ा सा जो इंस्क्रिप्शन है वो कोई अपने पॉकेट में लेके वहाँ रख नहीं सकता। तो फिर डेस्परेशन बिल्कुल। हाँ, अदालत ने पूछा उनसे कि कहाँ से लेके आए, तो पहले बोले कोई प्राइवेट कलेक्शन। तो बताओ प्राइवेट कलेक्शन का नाम पता नहीं। फिर बोला गया कि ये लखनऊ म्यूजियम से चुरा के लेके वहाँ पे रखा गया। तो वहाँ पीएम ऑफिस में उन दिनों आई थिंक वीपी सिंह और चंद्रशेखर के टाइम पे देयर वाज अ अयोध्या अफेयर्स का एक ऑफिसर, तो उसने जब इन्वेस्टिगेट किया तो ऐसे कोई इंस्क्रिप्शन ही नहीं था जो लखनऊ म्यूजियम से चुराया गया। एक सरकारी म्यूजियम से कौन इतना बड़ा ये लेके लखनऊ से फैजाबाद लेके जा सकता है कोई, पर इस तरह के। और उनके सारे जो वो खुद कोर्ट में कभी आए नहीं ड्यूरिंग द हियरिंग्स। ये बहुत बड़ी बात है, इनको बार बार बुलाया गया और ये आए नहीं कोर्ट में। उनके सारे जो छोटे चेले चपाटे उन सबको भेजा गया कोर्ट में बलि के बकरे बनने के लिए, वो खुद कभी नहीं आए उसके खिलाफ। और उनके जो टेस्टिमनीज हैं आप पढ़ें तो पता नहीं आप सर फोड़ेंगे, क्या करेंगे कि लोग बोल रहे हैं कि मैं तो मेडिवल हिस्ट्री का एक्सपर्ट हुई नहीं, मुझे अरबी फारसी कुछ आती नहीं है। मैंने अपना सारा जो व्यू पॉइंट्स है वो टाइम्स ऑफ इंडिया से मुझे मिला है। जी जी। यहाँ पे वीएचपी के इसमें पेजेस एंड पेजेस ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंस, इंस्क्रिप्शंस, ये लोग बोल रहे हैं मैं टाइम्स ऑफ इंडिया इज माय सोर्स, ट्रस्ट मी ब्रो सोर्स। और एक ने तो क्या कहा था, ये भी कहा था कि मैंने मुलायम सिंह यादव के आने के बाद मैंने अपनी पीएचडी खत्म की, जैसे उसका कोई भी रेलेवेंस है उस सबमिशन में। तो ऐसे ऐसे लोग, बहुत बड़ा एक्सपोज था ये। हाँ, आई थिंक ये एक बहुत वाटरशेड मोमेंट है भारत के इतिहास में। प्रॉब्लम करण कि नन ऑफ देम फेस्ड एनी कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस। इट वाज ट्रेचरी अगेंस्ट द नेशन। आप दो समुदायों के खिलाफ कितने लोगों की जान चली गई। एंड उनमें जो सुधांशु जी अक्सर मिलते हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी, तो वो बड़े मजे में ये बात कहते हैं कि उन्होंने लिखा ना हमें भाषा आती है ना खुदाई आती है पर बातें बड़ी बड़ी कि हमें पूरी दुनिया की खुदाई आती है। तो इनको ना एक्सकवेशन की नॉलेज थी, ना आर्कियोलॉजी की नॉलेज थी, ना भाषा की नॉलेज थी, ना ट्रेंड थे, खुद लिख रहे थे जैसे आपने बताया कि मेडिवल हिस्ट्री। एंड इतनी बड़ी झूठ इन्होंने फैला दी। But they still are celebrated. They still need to be exposed. This needs to be hammered. मेरे लिए तो जब when I got to know this, आज आपने और इसको विस्तार में बताया, I think this is it. अभी वो तो 1990s जब हम सब छोटे थे, अभी जब काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी का चल रहा है, हाँ, हरिशंकर जैन जी और विष्णु जैन जी इतना उस पर काम कर रहे हैं, तब भी आई थिंक टू क्विंट और समथिंग प्रोफेसर हबीब, इरफान हबीब came and said, पहले तो माना महाशय ने कि हाँ औरंगजेब के ने मंदिर को तोड़ा था, पर वो विश्वनाथ का मंदिर था या शिवजी का मंदिर था या नहीं हमें पता नहीं है। अब मासरे आलमगिरी में खुद जो सैनिक थे बनारस में, वो औरंगजेब को लिखते हैं कि अप्रैल 1669 में वो एक मैसेज देता है औरंगजेब कि ठट्टा, मुल्तान, बनारस, इन सब जगहों में जो विकेड ब्राह्मण्स एंड देयर गुरुकुल्स एंड जो सूडो साइंसेस सिखा रहे हैं, उनके मंदिर और गुरुकुल सब तोड़ दो। तो अप्रैल 1669 और सितंबर 1669 मासरे आलमगिरी कहता है कि रिटर्न एक लेटर आता है कि जहां पना आपके आदेशानुसार यहाँ बनारस में सारे मंदिर इंक्लूडिंग मंदिर ऑफ विश्वनाथ, जो विश्वनाथ का अपभ्रंश है, विश्वनाथ का मंदिर हमने धरातल कर दिया है। तो उनका मासरे आलमगिरी जैसे टिप्पू के खुद के पत्र हैं, ये समकालीन कोर्ट डॉक्यूमेंट ऑफ हिज टाइम, ये विश्वनाथ का मंदिर शिवजी का मंदिर था या नहीं हमें पता नहीं। तो वहां पे एक थोड़ा सा विंडो छोड़ो कि यहाँ बुद्धिस्ट स्तूपा था, जैन विहार था, कुछ और जो मनगढ़ंत आप बोल सकते हैं वही। इसीलिए इन सब को ना आर्कियोलॉजी से इतना भय है, क्योंकि दी फैब्रिकेटेड हिस्ट्री मीट्स इट्स डेथ at the altar of archaeology. Archaeology एक साइंस है, वहाँ पे 1+1 has to be 2, it can't be 3, 4 or 5 depending on the madness of the fellow writing it. तो इसीलिए इनको ASI रिपोर्ट नहीं चाहिए, ASI सर्वे नहीं चाहिए कहीं, क्योंकि वहाँ पे सत्य सामने आ जाता है। वहाँ पे जैसे I've even written a book on the काशी विश्वनाथ हिस्ट्री, कि आप आज भी जब गेट नंबर 4 से जाते हैं विश्वनाथ मंदिर, तो पहली चीज़ आपको क्या दिखाई देता है, वही वो 16वीं शताब्दी के मंदिर के अवशेष, जो वेस्टर्न वॉल के खंडहर,
जो नारायण भट्ट जो थे तोडरमल के सहायता से अकबर के समय में जो बनाया था, उसी मंदिर के अवशेष दिखते हैं, जो ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से वहाँ आज भी लोक विदित है। तो उसके लिए ASI सर्वे की ज़रूरत नहीं थी, वो देखने से पता चलता है। उसके बावजूद हमने 800 पन्ने का पूरा साइंटिफिक एनालिसिस, वहाँ कौन कौन सी शिलालेख में दक्षिण भारतीय भाषा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, संस्कृत, इन सब के इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं। जो भारत एक देश है ही नहीं, तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत अलग अलग संस्कृतियां हैं। तो दक्षिण के लोग काशी को क्यों डोनेशन दे रहे थे? काशी विश्वनाथ को पुनरुत्थान करने के लिए सारे ज्योतिर्लिंग एक तरह से वही कनेक्शन दिखाते हैं। सारे ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ, 4 धाम, सब जो सब स्कैटर्ड हैं, पूरा ज्योग्राफी दिखाते हैं वो हमारे देश की। आदि शंकराचार्य ने जब 4 धाम साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट को रेखांकित किया, और चौथा जो है 5वां सर्वज्ञ पीठ जो शारदा पीठ कश्मीर में किया, that was had some symbolism। तो वो एक राष्ट्र है जो वाजपेयी जी जैसे बोलते थे कि भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, ये सिर्फ एक देश नहीं है। तो ऐसे इसको आप इस तरह से खंडित करके यू कैन टेल व्हाटएवर यू वांट एंड गेट अवे, एंड कोई you don't face any consequence for that. That is what riles me up कि आज भी openly all these people who are now in their 90s just because अभी भी कुछ मीडिया है, कुछ उनका फेस टाइम है, they've gotten away with it. They've gotten away with it with ये actually, as I said, it is treason against the country. Exactly, but you know how time has, you know, it's come a full circle now. अब चीजें भी सामने आ रही हैं. What do you think about the current generation? एक quest to know the truth, आपको नहीं लगता वो बहुत तेजी से पिकअप किया? एंड वेयर डू यू थिंक इट गोज, एंड आपके क्या टेक अवेज हैं इससे? बिकॉज यू बीन थ्रू दिस जर्नी, A as a seeker yourself, and B as a citizen of this civilization, if I may say so. Correct. What do you think इस पे? नहीं, मैं बहुत आशावादी हूँ कि अभी जो मूवमेंट, people can rubbish it away saying ये पॉलिटिकल है, 2014 के बाद आया है, मे बी इट ऑल स्टार्टेड, एक पॉलिटिकल स्पार्क चाहिए था, पर अभी ये आई थिंक पॉलिटिक्स से भी परे हो चुका है कि लोगों में, खासकर जो युवा पीढ़ी है, उसमें एक जिज्ञासा, एक वो क्वेस्ट जो मुझे अपने 12वीं 13वीं साल में हुआ था, वो आई सी अ लॉट। मैं पूरे देश में घूमता हूँ, स्पेशली कॉलेजेस और स्कूल्स में भाषण देता हूँ, लोगों से मिलता हूँ जो यंग पीपल हैं, तो देयर इज एन अनडाइंग क्वेस्ट, एंड आई थिंक टुडे विद द इंफॉर्मेशन बीइंग फ्रीली अवेलेबल, अब कोई एक नोबडी हैज अ जुरिसडिक्शन ओवर द ट्रुथ। हर एक के हाथ में एक स्मार्टफोन है, कोई गेटकीपर नहीं है, नो गेटकीपर्स, एंड सो सिर्फ JNU से आया हुआ एक दस्तावेज इज दिस थिंग, या अलीगढ़ से आया हुआ चीज, पीपल कैन गो टू archive.org, सारे खुद डाउनलोड कर लो, खुद पढ़ लो। ट्रूथ इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। सो व्हेन यू मीट स्टूडेंट्स, यू नो, अगर आप सम अप करते हो अपनी जो पूरे इतिहास को जानने की या रीडिस्कवर करने की, व्हाट आर द 2-3 थिंग्स यू टेल देम that these are the 2-3 big things which, you know, opened my eyes, like themes, if I may say? Like all these things we spoke about, that there is a past that has been hidden from us, that there are Will Durant ने बताया था कि the Islamic conquest of India was one of the bloodiest tales of human history. So what are the features of that, and also that today's people are not responsible for that, and भारत एक सिर्फ एक nation state नहीं है, it is a civilizational state which goes back to 5000 years. उनको आप ये तो नहीं बताते हो, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, ये तो ये चीज आपने बस्ट करी अभी तक की नहीं, पहले तो ये बताइए। बिल्कुल, एंड उसमें भी वही है कि हमारा जो वॉरियर स्पिरिट, हमारा क्षात्र स्पिरिट जो तब से था, which is again being emasculated, कि हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं, और मैंने सावरकर जी पे भी लिखा है, तो सावरकर और गांधी के बीच में लड़ाई was just that। वो एक बहुत टेलिंग एक एपिसोड जो मैं कई बार बोल चुका हूँ कि 1909 में जब वो दोनों मिलते हैं लंदन में, तो एक स्पीच में गांधी बोलते हैं, और वो दशहरे के फेस्टिवल के टाइम पे है, तो वो बोलते हैं कि मैं राम राज्य के बारे में बताऊंगा, मैं आई विल नॉट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। तो उसके बाद सावरकर आते हैं, एंड ही सेज राम राज्य को स्थापित करने के लिए भी राम को जाके रावण को मारना पड़ा था। उन्होंने रावण के सामने सत्याग्रह करके सीता को वापस नहीं लिया, मार के उसको वापस
लिया। और हमारे जो देवी देवता हैं उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र ऐसे आभूषण के लिए नहीं है। हाँ, और भगवत गीता में भगवान कृष्ण खुद बोलते हैं कि सामने अगर आपका भाई, भतीजा, चाचा, दादा, कोई भी हो, गुरु, अगर वो अधर्म का साथ दे रहा है तो उसको मारना आपका धर्म बनता है। तो एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस was never a part of this country's ethos. Exactly. Or was the British sarkar adharmi? Is it our dharma to get rid of it by any means? I think that was the ideological tiff. तो especially क्योंकि कांग्रेस और जो नॉन वायलेंट स्ट्रीम का ही बोलबाला ज़्यादा रहा आफ्टर इंडिपेंडेंस, to tell that we were always a very placid, हम हमेशा ऐसे ही थे। और फिर हमें इतनी एक मॉरल स्ट्रेंथ आ गई कि हमने नॉन वायलेंट स्ट्रगल किया और उससे डर के जो 1942 में एक फेल्ड मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको एक्चुअली इवन कांग्रेस डजंट कॉल क्विट इंडिया, इट्स कॉल्ड ऑगस्ट डिस्टर्बेंसेस। तो अंबेडकर सेड इट्स अ फेल्ड मूवमेंट, इट हैज नो डायरेक्शन, इट हैज नो, वो 3 महीने में कुचला गया। इनफैक्ट द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ इट्स बीइंग लॉन्च्ड, ऑल द कांग्रेस टॉप ब्रास वाज इन जेल इंक्लूडिंग गांधी। सो इट फेल्ड और उसके 5 साल बाद उसका असर आता है कि भारत छोड़ के अंग्रेज चले गए। तो and that was also because of the Navy rebellion and the INA, नेताजी and the सशस्त्र क्रांति की जो constant stream right from 1857 to 1946. I think if Vikram, if I were to sum up in one dimensionally, अगर मैं देखूं, एक aspect अगर देखूं, तो मेरे लिए is that we were never a civilization which did not know how to fight. Exactly. Yeah. Whether it is medieval times, whether it is previous, उससे भी पीछे आप जाएं, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री में भी देखें, हमने कभी भी लड़ना नहीं छोड़ा और हमने कभी भी हथियार छोड़े नहीं। बिल्कुल। और हमें जो पढ़ाया गया, that has completely emasculated us. कि हम लोग की छात्रा स्पिरिट तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। In the name of peace and pseudo peace, because I believe peace through strength ही आती है अंत में। मुझे आपने जो सावरकर जी का एपिसोड अभी बताया, उससे एक बात ध्यान आती है, श्री राम जिनको हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम और बहुत ही ज्यादा सौम्य व्यक्ति हर तरह से, उन्होंने भी समुद्र से क्या कहा था जब समुद्र उनको रास्ता नहीं दे रहे थे, उन्होंने भी अपना बाण निकाला था और उन्होंने एक बात कही, तुलसीदास जी ने, भय बिन होए ना प्रीत। एंड आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मैसेज है फॉर आवर सिविलाइजेशन ऑल्सो, कि वीव नेवर स्टॉप्ड फाइटिंग, भय बिन होए ना प्रीत। स्ट्रेंथ के बिना पीस नहीं हो सकता। विक्रम ने आज जो हीरोज हमारे बताए, वेदर इट इज लचित बोरफुकान, वेदर इट इज सो मेनी ऑफ देम, आई मीन we've always been a class, race of warriors. And आज जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं, मैं आपसे भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, जहां पर भी हो, प्लीज रिसर्च, इट्स इंपॉर्टेंट टू नो द ट्रूथ। विक्रम, व्हाट डू यू थिंक, ट्रूथ बिना जाने कैन वी मूव ऑन? जस्ट ये जो एक चीज थी कि विद फेस्टरिंग वुंड्स हम आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। व्हाट इज द सॉल्यूशन? व्हाई इज हिस्ट्री अ मेडिसिन इन अ वे, मैं अगर बोलूं तो? For multiple reasons. एक तो history gives us that space where we can heal the wounds of the past. Exactly. And move on. As a historian, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि don't dwell in your past. Leave that to some of us. Okay. But as a nation, I think we should move away from the past. और जो कचरा है, हम कारपेट के नीचे डाल के उस पे deodorant डालने से the smell will not go. जो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन जो साउथ अफ्रीका डेस्मंड टूटू के टाइम पे उबुंटू जो हुआ था, वहाँ पे ऑफ कोर्स द विक्टिम और परपेट्रेटर अभी जिंदा थे, तो एक दूसरे को आंख में आंख मिला के आई फॉरगिव यू बोल के दे मेड पीस एंड मूव्ड ऑन। यहाँ पे विक्टिम एंड परपेट्रेटर आर डेड, बट एज आई सेड द civilizational wound remains, intergenerational trauma remains. तो it is adding insult to injury कि पहले तो आप justice यहाँ पे हो नहीं सकता कुछ, denial adds more exactly, to it. At least talk about it, preface it that today's people should not be targeted for that, and move on from there. History offers us that space to heal, that space for retributive justice, if you can call it that. And at the same time a reminder, मैं सिर्फ इतिहास महिमा मंडन ऑफ द पास्ट की पहले पास्ट में सब कभी अच्छा किया भी नहीं, आपने कभी नहीं किया। I must say this, the genuine reasons for which we can be proud of our ancestors for their achievements, not only in the physical prowess, but also in the production of knowledge. India has a sense of knowledge for the whole world. Genuine pride, and also a place जहाँ हम अपने जो गलतियाँ हैं उससे कुछ सीखें और उन गलतियों को न दोबारा दोहराएं,
क्योंकि जैसे हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ बिकॉज नो वन वाज लिसनिंग टू इट द फर्स्ट टाइम। तो आई थिंक दिस वुड बी द लार्जर एंड करण एक बहुत आई वुड वी शुड एंड ऑन दैट नोट दैट ये प्रश्न जो आपने मुझसे कहा, आई थिंक आवर एंसेस्टर्स थॉट अबाउट इट कि इतिहास का उद्देश्य क्या होना चाहिए। और एक श्लोक जो कल्हण को एट्रीब्यूट किया जाता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ हिस्ट्री, उस श्लोक में वो कहते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम कथायुक्तम पुरावृत्तम इतिहासम तचक्ष्मते। जो पुरावृत्त है, जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी बातें, उसको कथायुक्त एक कहानी के रूप में आप बताइए किस उद्देश्य से, जो पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की साधना में। पर उसके साथ एक जो 5वां उद्देश्य वो बहुत महत्वपूर्ण है, उपदेश समन्वितम, जो सच और झूठ, धर्म अधर्म, लोगों को वो उपदेश, डाइडैक्टिक एलिमेंट अगर हो, उसको हम इतिहास तचक्ष्मते, उसको हम इतिहास बुलाते हैं। तो हमारे 18 पुराण, महाभारत और रामायण को इतिहास कहा जाता है। उसमें कहानियां हैं, ऑल काइंड्स ऑफ माइथोलॉजिकल फैंसी स्टोरीज, ये वो, पर उसमें निहित कुछ ट्रूथ एलिमेंट है, बट विच ऑलवेज हैज, रामायण हो, महाभारत हो, इट हैज दैट गुड एंड बैड, धर्म अधर्म। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हिस्ट्री, नॉट जस्ट अ chronicling of dry facts just for the heck of it. It should be told in an interesting manner, in an exciting manner, and an inspiring manner. I think this vision, very clear enunciation, वो हमारे पूर्वजों के पास था, and there is no reason why today, after 78 years after freedom, we cannot at least explore, fuse that with the modern, positivist school of evidence based history. Evidence तो होना चाहिए, but tell it in a nice way, tell Absolutely, it in a... विक्रम, सबसे पहले बात तो मैं आपको ये बता दूं, अब now that we have, it could not have been a more beautiful note to, I would say, pause this conversation, because I look forward to many more conversations, but I have to thank you, personally, and I think there are millions of Indians who want to thank you, because आपने जो बात कही, it has to be told in an interesting manner. I think you are at the forefront of doing it. Thank you so much, and more power to you, and just keep doing this, because इतिहास के पन्नों में आपका नाम भी दर्ज होगा। आप तो लिख ही रहे हैं इतिहास, बट आपका नाम भी उसी इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। Ladies and gentlemen, absolute honor to have विक्रम संपत here. एक पॉडकास्ट काफी नहीं है इनके साथ बातचीत पूरी करने के लिए, because he is a reservoir of knowledge, और हमारा इतिहास भी इतना वास्ट है। But do tell us how you found this conversation. Do write to us in the comments, subscribe to the channel, and thank you so much.